बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। हम एक मरतबा फिर आ गए रमज़ान और हम लेकर इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा साथ आपकी क्या कहना चाहिए तबे नाजुक पे गिरा नहीं गुजरता और आप हमारा साथ अच्छे से एंजॉय करते हैं एंटरटेनमेंट एंड एंजॉय करते हैं या नहीं करते? ये नहीं, मैं पहले लोगों से तो बात कर लूँ। बहुत से लोग कहते होंगे ना कि रोज आ जाते हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं नहीं। आई होप कि आप हमारे साथ मौजूद हैं अच्छे से साथ को एंजॉय करने के लिए। रमज़ान और हम हैं और मैं हूँ इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। दूसरा इश्रा 18 रोजे हो गए हैं, पता भी नहीं चला है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो इससे कहना चाहिए। चला है पता? आयशा चला है। अच्छा, कितना चला? अब चलो 2-3 दिन से चला चलना शुरू किया। वो एनर्जीज जो सारी स्टोर हुई हुई थी ना, वो सारी फैट्स। अच्छा, ये और फिर कल खुद ये रोना रो रही थी कि अब जरा एनर्जी कम हो रही है और ऑन एयर आके कह रही है नहीं ऑनेस्टली ये जो 18 रमजान तक हम पहुंच गए हैं ना काम के लिहाज से, तो मुझे बिल्कुल उस तरह से पता नहीं चला। अब फील हो रहा है कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल भी है। पता है, पहले सही चल रहा था, 15 गुजरे तो अपने कहना शुरू कर दिया कि एनर्जी कम हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी होता है कि अच्छा अब ये खत्म हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एनर्जी कम हो रही है। हो सकता है हेल्थ वाइज भी हो सकता है ना। हमने कुछ अपनी बॉडी के अंदर वो फैट स्टोर की हुई होती है और फैट जब वो सारी यूटिलाइज हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद हम जो है ना, बहरहाल दोनों सूरतों में अल्लाह हमारी इस इबादत को, इस कोशिश को कबूल फरमाए, रोज़े की हकीकी एसेंस को जानने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। वक्त जो है ना, ये ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है और ये बात मैं सिर्फ लिखने की या पढ़ने की हद तक नहीं कह रहा। अब मुझे वाकई एहसास होने लगा, शायद ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजारा है, कि वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं है और कामयाबी के लिए डिसिप्लिन से बढ़ के कुछ नहीं है। आयशा, अच्छा, ये वक्त वाली बात जो है ना, ये अब आकर बहुत ज़्यादा फील होने लगी है। जब आप यंग होते हैं ना, टीन एज में होते हैं, उस टाइम पे इतना पता नहीं चलता, आप इजीली ज़ाया कर देते हैं वक्त को कि कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आकर एहसास होता है कि नहीं, हमने बड़ा वक्त जो है ना वो ज़ाया कर दिया। अच्छा, खास बात यह है वक्त की कि ये किसी के लिए नहीं रुकता और जो लम्हा गुजर जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आप देख लीजिए, कई ऐसे लम्हात आते हैं जब हम वक्त को ज़ाया कर देते हैं, कभी सुस्ती की वजह से, कभी गैर ज़रूरी मसरूफियात की वजह से, और कभी वक्त की अहमियत को हम समझे बगैर ही। एक और नुक्ता भी है, बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आप अपना वक्त सही जगह पे सर्व कर रहे हैं, लेकिन आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। अच्छा, दिस इज टू डेंजरस। हाँ, दिस इज वेरी डेंजरस। और एक अरसे के बाद आपको पता लगता है कि मैं तो उस शख्स के साथ या किसी जगह पे काम करते हुए भी मैं तो वहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। तो आप ज़रूर अपना एनालिसिस कीजिए, एक दफ़ा बैठ के ज़रूर सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि जहाँ पे आप अपना वक्त दे रहे हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई दफ्तर है या कोई भी जगह है, आप गलत जगह पे या गलत लोगों में तो अपना वक्त नहीं ज़ाया कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको बैठ के ना, अगेन जो इमरान ने बात की, सोचना पड़ेगा कि क्या आप कर रहे हैं। अच्छा जी, हम अब अच्छी बातों की तरफ आ जाते हैं। अब हम ज़ाया करने के लिए वक्त देते हैं लोगों को, छुट्टियां देते हैं। नहीं, ये अपने फैमिली के साथ गुजारने के लिए वक्त होता है और इसके लिए ईद की छुट्टियां जो है ना, उनका ऐलान कर दिया गया है। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से तातीलात का ऐलान हो गया है। पीर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। यानी कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सवार, मंगल, बुध पाकिस्तानी करेंगे 6 छुट्टियां। 2 अगली भी मिला लेंगे तो 8 और 2 अगली खुद मिल जाएंगी तो ये हो जाएंगी 10। लेकिन मैं आपको तलकीन नहीं कर रहा, 3 से 10 कैसे बना दी? आप जुम्मे से शुरू करें और अगले मंडे तक जाएं। हाँ, बन जानी है आयशा, बता रहा हूँ, हम पाकिस्तानी हम हिसाब रखते हैं। खैर, इसके साथ साथ अगर ये 31 मार्च को ईद होती है तो उसके मुताबिक इम्कान काफी मौजूद है। मुझे लगता है जितना बड़ा पहले रमजान का चांद था ना, लगता है मुझे ये हो ही जानी है। लेकिन अब अल्लाह को पता है, हम चांद देखेंगे फिर ईद मनाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ बशर्ते जिंदगी। लेकिन दूसरी जानिब वो बहुत सारे बच्चे इंतजार करें कि चाचू से, मामू से, अब्बू से ईदी मिले और उनको ये कह के कि बेटा मेरे पास तो खुले नहीं है। अब वो बहाना नहीं चलेगा। स्टेट बैंक ने क्या किया, 27 अरब रुपए के नोट जारी कर दिए। करारे नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक ने 27 अरब रुपए के नए करेंसी नोट जारी कर दिए और ये मुल्क भर के बैंकों में दस्तयाब होंगे। एटीएम पर भी अब नए नोट मिलेंगे, कोई पुराने नोट नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप बच्चों को ईदी आपने देनी है ना, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे नए नोटों की, क्या बोलते हैं उसको, गड्डी निकलवानी है, गड्डी निकलवानी है, थद्दी निकलवानी है, गड्डी निकलवानी है। उसके लिए आपको तगो दो करने की जरूरत है। कॉपी आ गई। अच्छा, लेकिन दूसरी जाने मेरे अंदर का तो इकोनॉमिस्ट जागे भी 27 अरब के अगर नए नोट्स आए हैं, पहले ही हम अपनी मुकर्रर लिमिट जो होती है इकोनॉमिकली स्पीकिंग, उससे ज्यादा नोट्स जारी करें, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इससे। मैं मेरी बात सुने, आपने ईद पे खुश नहीं होने देना किसी को। यार 27 अरब बहुत अमाउंट है, बच्चों को भी तो खुश करना। अच्छा चलो, कुछ नहीं होता ना, हो गया तो कोई। आपने फिर भी बड़ी ईदी देनी है ना, जैसे बच्चों को निकाल के खरे खरे नोट की, बच्चों जितने भी इनके जानने वाले हैं। मैं ना एक काम करूंगी, वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी कि कितने बच्चे हैं घर पे और कितने बच्चों को ईदी देनी पड़ती है। बेचारी को पहले ही टेंशन बढ़ी है। बच्चे छोड़ना नहीं है, ठीक है, लाजमी लेनी है। आगे बढ़ते हैं जी हम अब क्विकली आप तक एक और आज तो अच्छी से अच्छी खबरें भाई। आज तो हमारा अच्छा बुलेटिन बन गया हमारा प्रोग्राम। 23 मार्च को जो पाकिस्तान डे भी है, बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट
कमी का ऐलान मुतवक्के है। आई होप ये वो कमी ना हो, नजर ना लगे, जो पेट्रोल वाली कमी हम कह रहे थे। टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मसर होगी और आवाम को मई में जो बिल हैं कंपैरेटिवली 8 रुपए फी यूनिट, तो अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, मैं इतनी होपफुल इसलिए हूँ कि ये IMF का जो वफ्द आया हुआ था उससे भी इस सिलसिले में बात की, सरकारी गारंटी है इसकी, सरकारी गारंटी है इसकी, यानी कि चांसेस ज्यादा है। दुआ हम करते हैं अल्लाह करे वाकई में कम हो जाए, क्योंकि बिल जो है बिजली के वो वाकई में बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको चाइना लेकर चलें, चीनी की ज्यादा से ज्यादा। नहीं, चाइना आप वाला चीनी नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने इसलिए कि 3 अच्छी खबरों से लोगों को बदहजमी ना हो जाए, अब एक बढ़ने की भी बात कर लेते हैं। जो चीनी है ना, जो शुगर है, इसकी परचून पर ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है वो 164 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, वो उन्होंने कुछ इंटरवीन किया है। उन्होंने कहा कि चीनी की जो एक्स कीमत है ना, एक्स मार्केट कीमत है या एक्स मिल कीमत है, वो 154 से 159 रुपए किलो के दरमियान होगी। और जो चीनी की कीमतों में इजाफा है, ये किसी सूरत एज सेट गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क में जो चीनी है उसकी किल्लत भी नहीं होने देंगे। आपको याद है, अभी 15-20 दिन पहले 130 रुपए फी किलो चीनी मिल रही थी और हमने इसके ऊपर सेगमेंट भी किया था। अब 164 रुपए इन्होंने फाइनल कर दिया और फिर हुकूमत ने कहा है कि इससे महंगी नहीं होने देंगे। ये मतलब इससे महंगी क्या होगी डियर इसहाक डार? आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रही। लेकिन जो ज्यादा करने वाले हैं ना, जो दुकानदार हैं, वो 200 से ऊपर तक भी लेकर जा रहे हैं। मतलब वो मुल्क जिसमें बहुत बड़ी मिकदार में गन्ना खुद प्रोड्यूस होता है, बहुत बड़ी मिकदार में ज़रूरी मुल्क है, शुगर मिल्स मौजूद है, प्रोसेसिंग का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, उसमें चीनी 164 रुपए किलो मिल रही है, जो एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे घरों में यूज होता है आटे के बाद, और रमजान में तो और ज्यादा यूज होता है। तो मेरे ख्याल में ये कीमत भी बहुत ज्यादा है। इट शुड बी अराउंड 100, 110, 120, 120 रुपए किलो होनी चाहिए, लेकिन 164 रुपए फी किलो मिलेगी अगर दुकानदार का दिल किया तो फिर आपको 164 रुपए फी किलो मिलेगी। खैर, हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बरतानिया आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है, बरतानिया से भी कुछ बुरी खबरें हैं। बरतानिया ने बेरोजगारी और माजूरी की सूरत में जो दिया जाने वाला सरकारी वजीफा था या वज़ाइफ थे, उनको कम करने का ऐलान कर दिया है। वजीर बराए वर्क एंड पेंशंस लिज कैंडल ने पार्लियामेंट से खिताब किया और तवक्को जाहिर किया कि इस इस्लाहाती पैकेज से 2030 तक 5 अरब पाउंड से जायद की बचत हो सकेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेनिफिट्स को डिजर्व करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो हाँ, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। उनमें से कई इंडियन पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट के लोग भी होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं बेनिफिट्स को। तो शायद यही एक वजह है और उस वजह से बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसे शहर हैं जो डिफॉल्ट भी किए हैं वहाँ पे, तो शायद उनको इसीलिए लगाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के बारे में एक बड़ी स्पेकुलेशन कुछ दिनों से चल रही थी, हमने भी इस पर बात की थी। हमने तो खैर डिप्लोमेटिक एंगल इसका डिस्कस किया था कि जो वीज़ों पे शायद अमेरिका पाबंदी लगाने जा रहा है, या एक ममालिक की फहरिस्त आ गई है जिसमें ऑरेंज येलो टाइप कैटेगरीज हैं। तो जो अमेरिकी महकमा खारजा है, जो फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने कहा है कि ऐसी जो पाबंदियों से मुताल्लिक कोई भी फहरिस्त फिल वक्त मौजूद नहीं है। हम पॉलिसीज़ का अंदाज़ा या असर नौ जायज़ा ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन ये वाजे करना ज़रूरी है कि सफरी पाबंदियों के हवाले से इस वक्त तक कोई फहरिस्त मौजूद नहीं है जो लोग कह रहे हैं। मतलब ये स्पेकुलेशंस जो है ना, फिर चंद अखबारात की हेडलाइंस और उनके अंदर जो रिपोर्ट्स आई थी ना, वहाँ से शुरू हुई थी और इसके अंदर लग रहा था कि कोई सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी वो इस पर बात करते रहे हैं। तो लेट्स सी, वक्त आगे गुजरता है तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए इतना हार्ड नहीं जाएगा जिस तरह लोग कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो करंट कॉपरेशन हमारा है उनके साथ, दिस इज व्हाट आई फील। इस पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि एक्सपर्ट एनालिसिस भी हमारे सामने आता रहे। पाकिस्तान जो है ना, और उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, बहुत हार्ड जाएगा। ये फैसला हो गया, ये फैसला हो गया। मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत ने ख़वारिज और दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला फाइनली कर लिया है। जाफर एक्सप्रेस हमला बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो वाक़यात बढ़ रहे थे, उसके पेश नज़र गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सियासी क़ायदीन मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, अहम दिफाई और हुकूमती शख्सियात मौजूद थी और इसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा कर लिया। ताहम इस अहम तरीन इजलास में जो तहरीक इंसाफ है, उस समय जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसमें शामिल चंद जमातें जो थी वो शरीक नहीं हुई, बट अहम जमातें, तहरीक इंसाफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। और कुछ अपोजिशन रहनुमा इसमें थे, जैसे JUI और कुछ ओबियसली PTI वगैरह इसमें नहीं थे। उन्होंने मुतालबा किया था कि हमारी जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनको पेरोल पर रिहाई की जाए उनकी, और इस मुलाकात से मशरूत किया था उन्होंने कि अगर उनकी रिहाई होती है तभी हम इसमें शामिल होंगे। बहरहाल इस फैसले पर फिर हुकूमती अरकान ने ओबियसली बड़ी तनकीद की। PM शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये एक किस्म की खुद गर्जी है और उनको तशवीश भी हुई थी इस सारे मामले पे। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, और उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारे मामले पे, चूँकि ओबियसली निगाह रखे हुए हैं, तो हमें क्या बता पाएंगे। पर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप ठीक ठाक हैं
और आपका रमज़ान भी अच्छे से गुजरा है माशाल्लाह। आपको वेलकम करते हैं। आपने फॉलो किया होगा इस इजलास को, बहुत इंपॉर्टेंट था और ख़ास तौर पे जो बोलान एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था उसके बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था ये तहरीक इंसाफ का इसमें ना होना और इन अहम फैसलों का किया जाना। अब हमें किस जानिब ले जाता देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी इस मुल्क में फिर सर उठा चुकी है और सिर्फ जाफिर एक्सप्रेस जो है वो नहीं है, बल्कि आपने देखा कि वो बस जा रही थी नोशकी के करीब, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को लेके उसको भी निशाना बनाया गया। फिर वजीरिस्तान हो, टांक हो, डेरा इस्माइल खान हो, करक, लकी, मरवत या बाजौड़ ऊपर वाले जो पेशावर से नॉर्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में दहशतगर्दी है। तो दहशतगर्दी तो एक मुश्तरका दुश्मन है और मुश्तरका तौर पर वो पाकिस्तान को अफेक्ट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि APC हुकूमत ने बुलाई तो PTI नहीं गई और अब PTI कोई इस तरह की APC ईद के बाद प्लान कर रही है तो हुकूमत को नहीं बुला रही। मुझे तो कल भी बड़ा अफसोस हुआ जब हुकूमती APC में PTI नहीं गई थी और PTI वालों को खुद भी सोचना चाहिए, क्योंकि शाम में मैंने जितने भी तबसरे सुने कल रात को, मैं खुद भी एक शो में शरीक था क्योंकि मेरा तो शो नहीं था रात को, एक कंसेंसस था पूरे मुल्क में, एक इत्तफाक राय था पूरे मुल्क में कि PTI को कल की APC में आना चाहिए था, मुशावरत में हिस्सा लेना चाहिए था। क्योंकि जब दहशतगर्द अटैक करता है तो वो ये नहीं देखता कि ये किस जमात का फॉलोअर है, और स्पेशली पाक फौज के जवानों को जब वो वहाँ पे निशाना बनाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और इस इवन जाफिर एक्सप्रेस में भी आपको मालूम है कुछ जवान जो है वो 20-22 जवान भी शहीद कर दिए गए थे और टारगेट भी शायद उन्हीं को किया गया था। इसलिए एक कौम का कल मुतफिका लाहे अमल आना चाहिए था, मुतफिका राय आनी चाहिए थी। इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है बराचा साहब? ऐसा न हो सकता। PTI नहीं गई, उसके साथ जो दूसरी एक जमात है अपोजिशन की वो भी नहीं गई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इसकी सिग्निफिकेंस कितनी बड़ी आप देख रहे हैं? नो डाउट एक यकज़बान होकर हमें जो है ना कल एक फ़ैसला करना चाहिए था कि दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन अब PTI नहीं आई है तो इसके आप कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज क्या देख रहे हैं? देखें, सिर्फ एक जमात नहीं है कि PTI नहीं आई, अचकज़ई साहब नहीं आए, वो भी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं जो कि बलूचिस्तान बेस्ड है उनकी। फिर वादत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो भी नहीं आए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में और जमातें हैं, हामिद रजा खान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, वो भी नहीं आए। इसका इम्पैक्ट तो बड़ा नेगेटिव है। देखिए ना, जिनको आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आप दहशतगर्दों को कहना चाह रहे हैं कि ये कौम मुत्तहिद है दहशतगर्दी के खिलाफ, तो कल तो इत्तेहाद नजर नहीं आया। जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं रीजन में या एक्स्ट्रा रीजन है, उनको भी मैसेज गया कि अच्छा ये रोजाना की बुनियादों पर मरते तो हैं लेकिन ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अच्छा, लेकिन एक अहम नुकता है ना कि एक जानिब हम उनको तो कह रहे हैं, यकीनन उन पे एहसास जिम्मेदारी ज़्यादा था, उन्हें पाकिस्तान के लिए उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था चूँकि यहाँ पे कोई सियासी मसला डिस्कस नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को भी तो इस जानिब निगाह करनी होगी कि सूरत हाल इस किस्म की है कि हम एक बयानिया जो मुश्तरका बयानिया हो क्यों नहीं बना पा रहे और इस तरह की तकसीम क्यों आ रही है, चूँकि अल्टीमेटली इट्स नॉट गुड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। और पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासी जमातें भी तभी हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी तभी है। तो कम से कम ये सवाल फिर इधर भी उठता है कि हुकूमत भी अपनी पॉलिसीज़ को लेकर क्या इतनी इस सतह तक मामलात पहुंच चुके हैं कि कौमी मसाइल पर भी इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा? यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत भी ऐसा माहौल पैदा करे, ऐसा रवैया अपनाए जिससे अपोजिशन की जमातें कम से कम इस मामले पर तो आए। लेकिन यहाँ सूरत हाल और थी। रात को बाकायदा तौर पर एक लिस्ट भेजी गई और PTI के अपने ऑफिस से भेजी गई कि हमारे ये 14 लोग शरीक होंगे। अच्छा। और रात को ही शाम तक बिल्कुल कह रहे थे कि हाँ हम शरीक होंगे, बल्कि जब फैसला कर लिया कि हम नहीं जाएंगे उसके बाद भी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब वो बड़े डिफेंसिव नजर आए। वो ये बार बार कह रहे थे कि जी पार्टी का फैसला है, मैं अकेला तो फैसला नहीं कर सकता। तो सवाल तो अभी तक मौजूद है कि आखिर किसने PTI को इन्फ्लुएंस किया कि अपनी लिस्ट देकर, अपनी लिस्ट पेश करके 14 बंदों के नाम देकर कि हाँ हम आएंगे
जब मैं रात को सोया तो मेरे ज़हन में तो यही था कि पीटीआई जाएगी। राज साहब, आपके ख्याल में किसने इन्फ्लुएंस किया? क्योंकि मेरी याददाश्त में माजी करीब में ये तीसरा चौथा वाक़या है जब पीटीआई का एक धड़ा बाकायदा नाम आ जाते हैं, आपको जुडिशल कमीशन का भी याद होगा, नाम आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, एंड मोमेंट पे नहीं आते। तो ये कौन है आपके ख्याल में जो एंड मोमेंट पे ये वीटो करता है इन सारी चीज़ों को और बैक ऑफ कर जाती है पार्टी? इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। अगर तो आपका इशारा खान साहब की तरफ है तो खान साहब से तो कोई नहीं मिला था, तो क्योंकि जब अलीमा खान बाहर आई तो वो कह रही थी खान साहब को तो पता ही नहीं था कि कोई एपीसी हो रही है, एपीसी में कोई जा रहा है या कोई नहीं जा रहा। देखिए ना, यही तो मसला है, जो कन्फ्यूजन कहते हैं ना कि पीटीआई के अंदर है कि पता नहीं फैसले कौन करता है। तो खान साहब के बाद और कौन पावरफुल है फिर पराचा साहब पीटीआई में? एक्चुअली जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि पीटीआई ने अपनी लिस्ट दे दी, लेकिन वो अचकजई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर पीटीआई पे भी प्रेशर आ गया। उन्होंने जब कहा कि तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हम लोग नहीं जा रहे, तो पीटीआई पे भी प्रेशर आ गया कि हम भी फिर नहीं जाते, क्योंकि जब इन्होंने लिस्ट दी थी, अगर बानी पीटीआई खान साहब की रिहाई एक शर्त थी, तो वो शर्त तो पहले नहीं मानी गई थी ना जब लिस्ट दी गई। वो इसको क्लब हम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने नहीं जवाब बनता, वो रीजन नहीं बनता। तो इसको हम अंदाजा, शौकत भाई, यही अंदाजा लगाएं कि पीटीआई जो है वो इस वक्त अपने इत्तेहादी, जो कि यकीनी तौर पे तादाद में नंबर्स में बहुत कम है, लेकिन ड्राइव पीटीआई शायद अपने इत्तेहादियों से हो रही है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। नहीं, इत्तेहादी भी देखे ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद करना चाह रही है पीटीआई, बार बार उनके दर पे हाजिरी देते हैं जाकर, लेकिन मौलाना साहब तो तशरीफ ले आए थे ना तब। मौलाना साहब ने तो कह दिया था कि अगर मुझसे मशवरा लिया जाता पीटीआई की तरफ से तो फिर मैं उनको कहता कि आप जरूर आए। अब भी मौलाना साहब ने जिस तरह की कल गुफ्तगू की, मेरा नहीं ख्याल कि किसी हुकूमती ओहदेदार से कम उनकी दलील में वजन कम था, या उनका जो एक दहशतगर्दी को खतरा महसूस करने की शिद्दत किसी और से कम थी, हुकूमत से कम थी, आला हुकाम से कम थी। मौलाना साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू फरमाई कल, उन्होंने तो बिल्कुल सही तर्जमानी की। पाकिस्तान के तमाम जो शोबा है जिंदगी के लोग हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हैं, या जो समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है अब वाकई वो उसके वजूद को खतरा पड़ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह वज़ीर आज़म मैं तो कहता हूँ कि मौलाना से ही अगर पॉलिटिकल गाइडलाइन तहरीक इंसाफ मौलाना से ही लेना शुरू कर दे तो सियासी तौर पे मुझे लगता है अच्छे फैसले कर पाएंगे वो। मौलाना के फैसले बहरहाल सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो जहाँ जाना होता है वहाँ वो जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं। जहाँ पाकिस्तान की बात आती है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद। कंसेंसस जो है वो इस बात के ऊपर मौजूद है कि पीटीआई को या दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको कल के इजलास के अंदर जाना चाहिए था, ताकि दहशतगर्दों को यकजबां होकर ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर दहशतगर्दी की जाती है तो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए और आपको आगाह किया जाए। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। वेलकम बैक। मुख्तलिफ शोबों के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी बातें कोशिश करते हैं पॉजिटिवली लेकर आएँ। आज हम एग्रीकल्चर के हवाले से भी है पॉजिटिव स्टोरी टू शेयर। जो सिंध के मुख्तलिफ साइंसदान हैं ना, ज़रिए जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने ज़्यादा पैदावार और कम पानी पर काश्त होने वाली जो ज़रिए अजनास है, इसकी मज़ीद 22 नई अक़साम तैयार की हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, चूँकि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। जो वज़ीर ज़राअत सिंध हैं सरदार मोहम्मद बख्श महर, उनकी ज़ेर सदारत जो सीड काउंसिल है, इसका एक आला सतह इजलास हुआ। इसमें बताया गया कि जो कपास है, मक्की है, सरसों है, चावल, दाल, आम और दीगर जो अजनास हैं, इसके कुछ नए बीज तैयार किए गए हैं। ये कम पानी पे 22 नए ज़रियों से या तरीक़ों से प्रोडक्शन कर पाए। अच्छा, अब जानना मैं ये चाह रही हूँ कि क्या नई टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं, और क्या ये टेक्निक्स पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं या इससे पहले भी की गई हैं? इसके लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ज़राअत हैं डॉक्टर परवीर साहब, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई होप आप ठीक ठाक होंगे, रमज़ान भी आपका अच्छा जा रहा होगा। ज़रा बताइएगा, ये जो नई ज़रिए अजनास हैं, कौन सी नई टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, और क्या ये पहली मरतबा पाकिस्तान में इस्तेमाल की गई हैं टेक्निक्स? नहीं, देखिए, ये तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है जो उनसे हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, और साथ जिसके अंदर जो है ना हम रेडियाई जो से ना उसके साथ बीज के ऊपर जो रेडिएशन देते हैं उसके साथ डाइवर्सिटी लेकर आते हैं अपना, क्या कहते हैं, सीड के अंदर। तो टेक्निक्स ट्रेडिशनल हैं, लेकिन जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो डिफरेंट हैं। पहले हम ब्रीड करते हैं सिर्फ हाई यील्ड के लिए,
कि जनाब पैदावार बहुत ज्यादा वैरायटी दे, उसको कहते हैं। अब जो सा जो प्लांट ब्रीडर्स की तरफ जो चैलेंज है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के साथ किस तरह निपटा जाए। उसमें हीट स्ट्रेस एक बुनियादी चीज है कि जी वो वैरायटीज जो सी मुताबिक जो सी ना गर्मी में रख सकती हूँ। दूसरा है जैसे बीटी कॉटन पहले शुरू में हमारे पास हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं जो बीटी कॉटन थी ना। अब हम चाह रहे हैं कि कोई इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो सी लेकर आए जो सी और उस तरह की वैरायटीज लेकर आए जो सी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो से ना लॉन्ग टर्म दूरदराज तरीके से चले। हमारे पास पहले न्याब 78 होती थी, एक फैसलाबाद की वैरायटी थी, वो बड़ी कामयाब रही है और अभी तक चल रही है। जब हम जो बाहर से हमने इम्पोर्ट कर सीड इंडिया से दूसरे ममालिक से लेकर आए अमेरिकन सीड्स, कॉटन हमारी जो सी बिल्कुल बैठ गई। तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशाइन बात है कि अगर सिंध की तरफ से कोई जो सी कंट्रीब्यूशन आ रही है, उसको कहते हैं सीड के अंदर की नई वैरायटीज हैं जो सी डॉक्टर साहब के इसके ऊपर काम हो रहा, बल्कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्रॉप्स जो हैं वो फ्यूचर में किस तरह से हो सकती हैं, स्पेशली पानी का कम इस्तेमाल करके ज्यादा क्रॉप्स लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस पर बात करते हुए कि इसका काम हो रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से हमने बात की ना, एग्रो एक्सपर्ट से बात की, तो हमेशा एक चीज मेरा मतमे नजर रही है और वो रिसर्च रही है, बिकॉज वी ऑलवेज लैक रिसर्च। इंस्टीट्यूशंस हमारे पास है, लेकिन अच्छा है कि अगर हम इसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर आसान अल्फाज में बताएं, जो आम फार्मर है उसके लिए क्या बेनिफिट है इसके अंदर डॉक्टर साहब, और वो कैसे इससे फायदा उठा सकेगा आने वाले वक्त के अंदर? देखें जी, ये बीज है, जितनी जल्दी इसको आप डालें, यही उम्मीद की जाती है कि ये बीज टेस्टेड है। सबसे बड़ी जरूरी चीज जो सी ना वीट की जो सी वैरायटी डेवलपमेंट में होती है उसकी टेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने प्रॉपर टेस्टिंग की हुई है। अभी कुछ वैरायटीज ये 22 में तो टेस्टिंग कर लें, कुछ इन्होंने 1 साल के लिए और भी रिलीज कर दी हैं कि ये भी आप ले, इनको 1 साल के बाद इवेल्युएट करते हैं। तो फार्मर के लिए खुशाइन बात है कि अगर उसको वो बीज मिल जाए, बेशक थोड़ी मकदार में मिल जाए और अपने बीज को जो है वो बढ़ा सके। देयर इज अनदर टेक्निकल एंगल ना, वो भी हमें जरा क्लियर करें। हमारी जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स है वो भी बड़ा मैटर करती है, और दुनिया में अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स होती है हमारे पास। हम क्योंकि मैंगोज का जिक्र कर रहे थे या कपास का हम जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ा वैल्यूड है हमारा, चावल भी बड़ा वैल्यूड है। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया में। जी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इस पे जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स है उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा इस बीज के इस्तेमाल से? नहीं, मतलब ये प्रॉपर्ली टेस्ट होती हैं। जो सी कोई भी वैरायटी जो सी रिलीज होती है वो उसकी टेस्टिंग बड़े रिगरस प्रोसेस में से निकलती है। हम तो बाहर से भी बीज मंगवा लेते हैं, हाइब्रिड बीज जो से ना बगैर टेस्ट किए हुए किसी के कहने के ऊपर भी मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर हमने खुद डेवलप किया, हम उसको टेस्ट करते हैं, जो सा बीज कामयाब होगा वो आगे चलेगा, जो बीज नाकाम होगा फार्मर बहुत जल्दी उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको अगले साल जो सा वो नहीं लगाएगा इसके अंदर। तो ये जो राइस के अंदर मैं खास तौर पर खुश हूँ कि उसको राइस के अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी का क्या सूरत हाल है? क्या ये आने वाले वक्त में कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा ये बीज? देखें जी, ये तो वक्त बताता है कॉस्ट एफिशिएंट होगा। हमारी इस वक्त तो जो सी ना मेन है सस्टेनेबिलिटी है कि हम जो सी भी चीज पैदा करें हम उसको सस्टेन कर सकें। जो क्योंकि पानी बहुत कम हो रहा है ना, 50% जो सा इस वक्त सिंध को कम पानी की जो सा फेस कर रहा है उसको इतने। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो वैरायटीज चलें जो एक तो मौसम के साथ मुताबिकत रखें, दूसरी गर्मी बर्दाश्त करें, तीसरी जो बीमारी है उनको बर्दाश्त करें, और चौथी चीज ये कि वो फार्मर को ज्यादा से ज्यादा पैदावार दें। और ये सारी चीजें जो डिपेंड करती फार्मर इनपुट्स के ऊपर। फार्मर इनपुट डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर कि आप उसको कौन सी प्राइस जो सी ना क्रॉप की दे रहे हैं, जो कि बड़ा ही अलमिया सा बना हुआ है। पाकिस्तान में आप सेटिस्फाइड हैं उससे जितनी रिसर्च की जा रही है और जितनी इस शोबे के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए? आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वी नीड टू डू मच मोर। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो सी वो पॉलिसी की तरफ तवज्जो देने की है। आपका जिम्मेदार खुशहाल होगा, आपका जिम्मेदार जो सा है वो इनपुट्स को ज्यादा इस्तेमाल करेगा और वो ज़राअत की तरफ तवज्जो करेगा। जो हमारी हालत बीट की है गंदम की। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन थैंक यू। आप हमारे साथ तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह किस में बैठेंगे आपसे और गपशप लगाएंगे। बहुत अच्छे से कम वक्त में आपने हमें एक्सप्लेन किया। यू सीम्स हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट कि आने वाले वक्त में इसकी कुछ बेहतर नताइज निकल सकते हैं फॉर द फार्मर्स। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग रमजान और हम। खुशामदीद रमज़ान और हम में, और अब वक्त हो चुका है मज़ेदार पकवान का, जिसमें वजीहा सईद कराची से हमें ज्वाइन करती हैं और हमें बताती हैं कि आज हम अपने दस्तरखान के अंदर कौन सी नई रेसिपी ऐड कर सकते हैं। वो हमें बनाना भी सिखाती हैं। तो आज चलते हैं एक मरतबा फिर से वजीहा की तरफ। वजीहा, आज क्या बन रहा है?
आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट कोफ्ता बिरयानी, जो मुनफरिद और डिफरेंट है। और उसके साथ हम बना रहे हैं मिंट ज़ीरा लस्सी, जो बहुत रिफ़्रेश कर देगी। गर्मियाँ आ चुकी हैं, मिंट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और ज़ीरा और मिंट हमें पतला भी करते हैं सबको, तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं अपने करूँगी हाथ धोऊंगी। हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ बात आती है हमारे घर वालों की, खाना बनाने की, और जब हमारे पास हो लाइफ बॉय, तो हमें तो अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए, क्योंकि ये 100% हमारे जरासीम ख़त्म कर देता है, मार देता है। और फिर और ये हमारी सुन्नत भी है, इसलिए हमें हर काम शुरू करने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। और अच्छी तरह धोने हमें अच्छी तरह धोने चाहिए। हमेशा उंगलियों के बीच में, नाखूनों को इस तरह अच्छी तरह हमें रब करके धोने चाहिए। बस ये नहीं कि बस यूँ मला और छोड़ दिया, नहीं। जब लाइफ बॉय हो जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। मैं इंग्रेडिएंट्स अब पहले बताऊँगी आपको, ठीक है। हमने हाफ kg चिकन का कीमा लिया, बिल्कुल ड्राई। हमने धो के इसे खुश्क करके रख लिया था। साथ हमने लिए फ्राई प्याज, 1 कप हमने पिसी हुई प्याज लिए, पिसी हुई हरी मिर्ची। और कलरिंग के लिए हम इसमें लाल गोला मिर्च यूज़ करेंगे, वो तोड़ के भी खा सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा स्पाइस पसंद है। सारा खड़ा गरम मसाला है, इसमें बादियान के फूल है, तेज़पात पत्ता है, ज़ीरा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। 1 कप दही जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर जो मसाले होंगे वो नमक होगा, थोड़ी सी काली मिर्च होगी। और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, जो जायफल जवित्री का पाउडर, वो लाजमी इसमें डलता है। और इसमें थोड़ा सा हम इसके अंदर अपना टच डाल रहे हैं, तो हम जो है उसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे। ये हैं हमारे बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर हमने कीमा निकाला सारा अपना जो है। हमने इसमें से प्याज ली, हम इसमें प्याज डालेंगे तकरीबन, ये हम देखेंगे मिक्स करके, हाफ कप से ज़्यादा हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया। इसके अंदर हम चॉप्ड हरी मिर्च डालेंगे सारी, थोड़ा सा हरा धनिया हम थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च, और साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम नमक इसमें 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रहे हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह मलना है, आपस में जोड़ना है इन्हें। ये देखिए हमारी ये बॉल अच्छी बन रही है, ये देखिए। ये अब मुझे इसके अंदर इसे शैलो फ्राई करना है। मैं अपने एक कोफ्ता पहले हम बना के चेक कर रहे हैं तेज़ी से। हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पे हम साथ ही अपनी बिरयानी शुरू करेंगे। उसमें हम ऑयल डाल रहे हैं हाफ कप से ज़्यादा, क्योंकि हमेशा जो राइस बनते हैं या बिरयानी पुलाव बनती है वो थोड़ी गीली अच्छी लगती है, मतलब ऑयली, ड्राई कभी भी अच्छी नहीं लगती। इतनी देर ये गरम हो रहा है, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने गरम होने छोड़ दिया है, इसकी हम बॉलें बनाते हैं। अच्छा, इसे आप किसी भी शेप में रख सकते हैं। आप इसे गोल बना सकते हैं, आप इसको सीख कबाब की शेप में बना सकते हैं, लेकिन कोफ्ता बिरयानी है तो हमें इसको गोल ही बनाना है, वरना सीख कबाब बिरयानी हो जाती है। एक छोटा सा कोफ्ता हम बना के ट्राई करते हैं उसमें, ठीक है। ऑयल के अंदर शैलो फ्राई करते हैं कि टूट तो नहीं रहा हमारा, बाइंडिंग हमारी सही है कि नहीं। हाँ, ये देखें ये हो गया, मतलब ये टूटेंगे नहीं। अब इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको हम इन्हें शैलो फ्राई करना शुरू करते हैं साथ साथ तेज़ी से। ये हमने बहुत एहतियात से इससे पलटने। इस शैलो फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ये बात का पता चल जाए कि ये टूटेंगे नहीं जाके बिरयानी के अंदर, क्योंकि बिरयानी के अंदर मैं इसको पकाऊंगी, प्रॉपर पकेंगे बिरयानी के अंदर हम।
ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसके अंदर प्याज डाली। हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म था, हमने इसके अंदर प्याज डाली, अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, पूरा 1 टीस्पून के करीब इसका लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अंदर मैंने सारा खड़ा गरम मसाला डाल दिया, चिकन क्यूब तोड़ के डाल दी हमने इसके अंदर। हम गोला मिर्च इसके अंदर आधी अभी डालेंगे, आधी हम एंड में दम लगाते हुए डालेंगे। काली मिर्च हमने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब डाली। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं इसको मैं पिसी हुई हैं, ये तकरीबन समझ लो आधा पाव से भी कम है, ये 1/2 कप हमने डाला है। ये हमने इसके अंदर दही डाल दी। अब इसके अंदर इस पोजीशन में मैं कोफ्ते डाल के 5 मिनट दम दूंगी ताकि वो अच्छी तरह भून जाए। ये हमने इसके अंदर कोफ्ते डाले, पक गए थे, डायरेक्ट ही इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। ये हमने इसका फ्लेवर वाला ऑयल भी डाल दिया कि अच्छी तरह ये हो जाए। अब इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरह कि मिक्स हो जाए। इसको अब हम कवर करेंगे। मैं ज़रा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि तेज़ी से इसमें उबाल आना शुरू हो जाए और पकना शुरू हो जाए। ये तो मसाला थोड़ा जल रहा था, हमें जलाना नहीं है। कोफ्ते जब भी आप पकाएं कभी भी उसको ऐसे नहीं, ऐसे करके हिलाएं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, चम्मच नहीं चलाएं, चम्मच से हमेशा कोफ्ते टूट सकते हैं। हम जब कोफ्ते बनाते हैं हम इसको ऐसे बनाने चाहिए ताकि हमारे कोफ्ते बिल्कुल सही बने। अच्छा, ये मैंने डाल दिया बाकी गोला मिर्च और इसका आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये टाइम पे मैं डालूँगी इसमें जायफल जावित्री। मैंने जायफल जो होता है पूरा बॉल होता है उसको मैंने हाफ डाला है पीस के। अब मैं इसके अंदर ज़रा सा केवड़ा भी ऐड कर दूँगी साथ ही अपना, ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। अच्छा, चिकन का कीमा है तो ये जल्दी ही बनेगा। मैं इसके अंदर बस अब चावल ऐड करूँगी अपने। बिस्मिल्लाह, ये मैंने इसके अंदर अपने चावल ऐड कर दिए। तो अच्छा, हाफ बॉयल चावल थे ये मैंने, क्योंकि बिरयानी बन रही है, पुलाव नहीं बन रही। पुलाव में हमेशा हम इसको अंदर ही दम देते हैं। ये मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया और थोड़ी सी प्याज इसमें। देखिए कलरिंग तो होनी चाहिए ना। मैं इसको दम पे रख रही हूँ। अब साथ ही अपनी हम बनाएंगे लस्सी जो हमें बहुत रिफ़्रेश करेगा। मिंट तो आपको पता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ज़ीरा हमें पतला करता है, स्मार्ट करता है, तो ये ज़रूर पिएं। आजकल तो रमज़ान में सब लस्सियाँ पी रहे हैं तो इसको ज़रूर पिएं। हम 1 कप इसमें दही डाल रहे हैं भर के। इसके अंदर बर्फ़ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं नमक डालूँगी, पर चीनी डालूँगी कम, नमक थोड़ा ज़्यादा। मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब मैंने चीनी डाल दी है। बहुत थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक है, ये ऑप्शनल है, नमक ऑप्शनल है। ये हम ज़ीरा बना रहे हैं, ज़ीरा लस्सी। अच्छा, ज़ीरा मैंने भून के रखा है, भून के कूट के मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पूरा भर के ऐड करा है। अब आ गए हमारे पुदीने की बारी। मैं इसके अंदर मिंट डाल रही हूँ। मिंट मैं इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 दाने डाल रही हूँ। मिंट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। बर्फ़ इसके अंदर ऐड होगी, लेकिन वो आप करना चाहें तो। ये मैंने इसके अंदर से अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया और ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। अब हम बिरयानी भी अपनी सर्व करेंगे। सर्व करा, इसके अंदर थोड़ी सी गार्निशिंग तो बनती है ना। अपना अब आ गया हमारा बिरयानी सर्विंग टाइम।
कि हमें बिरयानी सर्व करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और वाइट कलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पता नहीं चलता क्योंकि रेड रंग तो है नहीं इसमें, तभी मैंने इसके अंदर ये साबुत गोला मिर्च डाली थी कि कलर बहुत अच्छा कहते हैं इसको, हम साबुत लाल मिर्च भी कहते हैं ये। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे गार्निशिंग के लिए। इतने बेकरार थे हम ये देखने के लिए कि कोफ्ता तो अलग चीज़ है जो बनता है और बिरयानी उससे भी अलग है, और यूजुअली वाइट चिकन, मतलब ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया ना। वाइट कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल तैयार है, इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और वो खूबसूरत से मनाजिर हम आपको दिखाने के लिए तैयार है। इट्स वाइट लाइक एनीथिंग। नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना, मजे की। वजिया की तरफ चलते हैं। वजिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, उसके साथ जो लस्सी है मिंट जीरा लस्सी वो भी बन चुकी है, दिखा दें जरा जल्दी से वजिया। भाई हमने मिंट ज़ीरा लस्सी बनाई है क्योंकि आपको पता है गर्मी और मिंट हमें पीना चाहिए, ज़ीरा वेट कम करता है हम सबका, तो ज़रूर हमें ये लस्सी पीनी चाहिए क्योंकि कराची में अब बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो चुकी है। और हमने कहा नॉर्मल बिरयानी बनती है, आज हम कोफ्ता वाइट बिरयानी बनाते हैं जिसमें हमने साबुत लाल मिर्च इसलिए ऐड किए कि कलरफुल हो जाए। अच्छा। थोड़ा हमें कलर दिखे, बहुत मज़े की लगे, थोड़ी हमने फ्राई, जी आप देख सकते हैं कि हमने लाल मिर्च जो है साबुत हमने वो ऐड की है, फ्राई प्याज ऐड की है। और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक जो तय वाली बिरयानी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसमें सिर्फ दही, प्याज और हरी मिर्चों से हम इसको बनाते हैं और बहुत जल्दी झटपट बनती है। जबरदस्त लग भी बहुत अच्छी रही है। टिप लेनी है आपने आज के लिए? वो टिप उन्होंने बता दो थी, पूरी रेसिपीज बना के बता दी। मैंने कहा कोई स्पेसिफिक एंड पे आप एक टिप शिप मांगती होती ना, ठीक है। अब हमें दूसरी वाली टिप दे दीजिएगा, वो जो पैसों वाली टिप होती है, पैसों वाली टिप हमें देनी चाहिए ना। थैंक यू वजिया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक मरतबा फिर रमज़ान के लिए 2 रेसिपी सामने रखी हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही हैं, वैसे पसंद आ रही हैं, हमें फीडबैक आप लोगों का आ रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हैं हमारी रेसिपीज को। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे साथ से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदी। तो वक्त कम है, हमारे पास एक जबरदस्त सी रिपोर्ट है। क़याम पाकिस्तान से पहले रावलपिंडी कैसा था, मशहूर बाजार है यहाँ का पुराना लाल कुर्ती। अयाज अहमद की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। जिद्दत के शाहकार भी हैं और कदीम तारीख के आसार भी। रावलपिंडी का हर बाजार और हर गली अपने अंदर तकसीम से पहले की कहानियां समाये हुए है। ये रावलपिंडी का कदीम इलाका लाल कुर्ती है जो बरतानवी दौर में ब्रिटिश इन्फेंट्री बाजार के नाम से जाना जाता था। रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में लाल रंग की शर्ट पर इस इलाके का नाम लाल कुर्ती पड़ गया। बदलते वक्तों के साथ रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी का वजूद मिटता गया और लाल रंग की कुर्ती का दौर भी चला गया। लाल कुर्ती का नाम तारिकाबाद रख दिया गया, लेकिन आज भी ये इलाका अपने पुराने नाम लाल कुर्ती से ही मशहूर है। लाल कुर्ती में ही मौजूद इस गली को कभी गांधी गली कहा जाता था, अब इसका नाम गौसिया गली है। हमारे बड़े यही बताते, पाकिस्तान बनने से पहले ये मंदिर था, ये यहाँ पर गांधी जी की पूजा की जाती थी मंदिर की, तो बाद में उन्होंने इफ्तिताह किया था गांधी जी ने, इसी नाम से ये मंदिर भी था, इसी नाम से ये गली भी थी। 1976 में हमने हमारी तंजीम थी बज़्म गौसिया, उसकी कोशिश से हमने इसका नाम ना कैंटरबरी बोर्ड से अप्रूवल कराया गौसिया स्ट्रीट, तो फिर इसका नाम गौसिया स्ट्रीट रखा गया। लेकिन अक्सर ख़तों के दावत में ये गंदी गली चलता है। क़याम पाकिस्तान से कबल ये इलाका
मजहबी हमाहंगी का गहवारा हुआ करता था। मुसलमान, हिंदू, जैन मत और मसीही बरादरी के लोग इन गलियों में एक साथ रहा करते थे। लालकुर्ती की इन गलियों में वक्त की धूल तो पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ मौजूद पुराने घरों, दीवारों और झरोकों से तारीखी हैसियत मिट नहीं पाई। What a beautiful report, Ayaz Ahmed. Well done, I must say. Exactly. एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। एक मरतबा फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे रमज़ान और हम में। अगर आप थकन और सुस्ती महसूस करते हैं, वो भी अक्सर हमारी तरह, सुबह उठने के बाद भी जिस्म बोझल लगता है हमारी तरह और काम करने का दिल नहीं करता हमारी तरह, तो आप अकेले नहीं हैं। आपकी मसरूफ तर्ज ज़िंदगी, नाक़िस खुराक और नींद की कमी और मुख्तलिफ तिब्बी वजूहात की वजह से मुसलसल थकन और सुस्ती एक आम मसला बनता जा रहा है, एक सीरियस मसला बनता जा रहा है। वैसे हम ये मजाक में बात कर रहे थे, बट ये सीरियस मसला है कि नहीं, इसमें सिर्फ मजाक वाला हमारी तरह था, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, बाकी सब कुछ सही है। खैर जी, थके थके क्यों महसूस करते हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? क्या जिस्मानी तौर पर हम इतने कमजोर हो चुके हैं? क्या ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है हमारे साथ, या फिर मौजूदा हालात, नीयत का भी मसला हो सकता है, नींद का भी मसला हो सकता है, किसी चीज़ का भी मसला हो सकता है? जवाब हम नहीं देंगे, जवाब हम रूबिया उस्मान से लेंगे, जो कि इस हवाले से एक्सपर्ट है। उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या टिप्स दे सकती है टू जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, थैंक यू सो मच। टू हैव यू। रमजान ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिव एंड यू नो फ्रेश, बट आई थिंक दिस इज व्हाई कर रही नहीं महसूस डेफिनेटली कर रही हूं, आई एम आल्सो ह्यूमन। अभी मैं वहां बैठी थी ना, आई वाज हाफ वरीड कि मैंने सो जाना है और फिर किसी ने आके जगाना है कि मैडम आ जाए, शॉर्टकट टाइम। नहीं चलें, दैट्स रियली ग्रेट, और अच्छा भी है, कम से कम थोड़ा सा हमें अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिलता है। सो ये जितनी वजूहात हमने बताई हैं, सबसे पहले मुसलसल थकन, सुस्ती, फैक्टर्स जस्ट रमजान, द स्केड्यूल, या फिर कोई और वजह? So there are two three elements to it. कुछ are organic causes, वो causes होती है जो हम डिस्कवर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। So first of all आप सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं कि are you sleeping well, are you eating well, are you stressed out or not। ये तीन चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। आप अपने अंदर देखें, आप रिफ्लेक्ट करें, आपके खाना पीना कैसा है, आपकी रूटीन कैसी है, आप अपना ख्याल कितना रख रहे हैं। द सेकंड एलिमेंट इज जो डॉक्टर आपके लिए डायग्नोज कर सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि आई एम टायर्ड ऑल द टाइम, मैं रात को सोता हूँ, मेरी पूरी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी होती है, बट आई वेक अप एंड आई एम स्टिल टायर्ड, या मैं थोड़ा सा एक्टिविटी करता हूँ, मैं टायर्ड हो जाता हूँ, या मेरा कंपैरेटिवली टू बिफोर जो मेरा लाइफस्टाइल था उससे ज़्यादा थक जाता हूँ। फिर अब डॉक्टर का काम ये डायग्नोज करना जो चीज़ें, बीमारियां जिनकी तशखीस हो सकती है। सो थायराइड प्रॉब्लम्स, एनीमिया फॉर एग्जांपल, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो आपको होंगी और आपको पता भी शायद ना हो। तो ये अगर आप जाके अच्छी हिस्ट्री देंगे तो गुड डॉक्टर के, गुड जीपी कैन इजीली पिक देम आउट फॉर यू। तो पता कैसे चलेगा, लाइक मुझे कैसे फील हो कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को नोटिस तो कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, बट अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब कुछ मसला लग रहा है, सीरियस लग रहा है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो ये कि मैं पढ़ी लिखी बात करूंगी कि देयर इज अ रिसोर्स ऑनलाइन, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर एक के पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप गूगल करें टायर्ड ऑल द टाइम या टायर्डनेस NHS, अगर आप गूगल करें तो नेशनल हेल्थ सर्विस ने बहुत अच्छा जो है हमारे लिए आसान अल्फाज में, पेशेंट के वर्ड्स में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि व्हेन टू सीक हेल्प। उसमें ये भी पता है कि भी अच्छे सिम्टम्स क्या हैं, बुरे सिम्टम्स क्या हैं और किन सिम्टम्स में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दूसरी बात है कि मैं हमेशा पेशेंट कहती हूँ कि आप अपने आप खुद रिफ्लेक्ट करें। देखिए, नींद एक बड़ा अंडररेटेड टूल है। नोबडी स्लीप्स ऑन टाइम ओवर हियर क्या एनीवेयर एनीमोर। लोग देर तक जागते हैं, फिर सुबह भी देर तक उठते हैं, बट अगर काम पे जाना है या अगर दो डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है, नौकरियां करनी है, तो आपने सुबह जल्दी उठना ही उठना है। सो इफ यू नॉट स्लीपिंग वेल, यू नॉट हीलिंग। इफ यू नॉट हीलिंग, योर बॉडी इज नॉट रिपेयरिंग, इट्स नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम। तो वो हर प्रॉब्लम एड अप होके एक्सट्रीम होती जा रही है। जो देख रहे होते हैं रात को 1 घंटा, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सबसे ज्यादा ना अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से रील्स देख रहे होते हैं और किल टाइम कर रहे हैं जिस टाइम को अपने सोने में देना है। एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैंने उस दिन एक बहुत अच्छा मीम्स के बारे में पढ़ा था कि पीपल ईट ऑल द बैड फूड्स एंड पुट ऑन देयर फेस ऑल द गुड नेचुरल फूड्स। हां एग्जैक्टली। हमारे साथ एक कॉलर है न्याज है रावलपिंडी से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। न्याज, डू यू वॉच रील्स? रात में रील्स देखते हैं न्याज? पहला सवाल मेरा आपसे। ड्रॉप हो गया है वो कह रहा है कि मैंने बात ही नहीं करनी इमरान से ना, मेरे रील के बारे में पूछ लिया। अच्छा, हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। ये वक्त के साथ साथ ज़्यादा हुआ है कि हमारा लाइफस्टाइल तब्दील हुआ है, हम बहुत एक्टिव नहीं रहे, इस वजह से भी हम थकन महसूस करते हैं, हर वक्त हमें लगता है एग्जॉस्ट हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, क्या बेसिकली? अ लिटिल बिट ऑफ दैट, बट ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ द फैक्ट कि अब हम थोड़े से अवेयर भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले अगर हम थकते थे तो वी वुड जस्ट कीप गोइंग। आई थिंक अब ये भी हो गया कि लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, लोग रिकग्नाइज करते हैं कि व्हेन थिंग्स आर नॉट राइट। अगर आपके बाल गिर रहे हैं,
अगर आपकी स्किन डल हो रही है, लोगों को परेशानी होती है, लोग रील्स देखने के बाद आके डॉक्टर से जरूर रुजू करते हैं कि मेरी स्किन डल हो रही है, मेरे हल्के गहरे हो रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे जॉइंट्स हर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो टायर्डनेस इटसेल्फ एक सिम्टम है जिसकी बहुत एक अच्छी तशखीस करने की चेकलिस्ट है। सो आई वुड गो थ्रू द चेकलिस्ट। बात आपने की ये चेकलिस्ट हम लेते हैं, इटसेल्फ इज अ सिम्पटम। हां, ये चेकलिस्ट जो है ना वो उसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, अफनान है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अफनान बताइए, क्या कहना है आपको, क्या पूछना है आपको? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी बेगम हर वक्त ये कहती रहती है कि जी तुम इतने बीमार से लगते हो, इतने थके हुए लगते हो। तो जो मेरा सवाल था कि ये हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी है या काहिली? क्या कहती है? आपको क्या लगता है अफनान भाई, बीमारी है कि काहिली है? आपको क्या लगता है? यार अब मुझे सुन के जितना वो उन्होंने कहा है, मुझे तो सुस्ती लग रही है, लेकिन मैंने कहा अब उम्र उस मरले में आ गई है कि पता कर ही लूं। अच्छा, नहीं, आप एक इसमें छोटा सा मशवरा है, आप घर में किसी से सजेशन ले सकते हैं कि सुस्ती है, काहिली है, थकावट है, क्या है? उसका मैं जवाब अभी दे देती हूं। बेगम ने तो यही कहा है कि आप सुस्त और काहिल है। चलो, ये डॉक्टर साहब वांट्स टू टॉक टू यू। बेगम की बात माननी पड़ेगी डॉक्टर उस्मान, क्योंकि जो बेगम कह रही है वो सच कह रही है। बेगम इज ऑलवेज राइट। आई विल क्लैरिफाई, दिस इज माय हस्बैंड एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, सो ही वेरी वेल नोज द आंसर टू दिस व्हेन ही इज बीइंग लेजी। है ना, लेजीनेस का और कोई क्यों नहीं। अच्छा, यूजुअली जो हम खास तौर पे मैं मेल्स की थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने रखो, हम जब काम वगैरह से जाते हैं तो जारी बात है यू नीड टाइम टू रिलैक्स, और समटाइम्स नहीं दिल करता है। रोज़ों में तो बिल्कुल यू डोंट इवन लाइक टू मूव, जाएंगे बेड पे गिरेंगे और कहेंगे बस भाई अब जो कुछ हो, क्योंकि काम शायद रोज़ा सारी रूटीन। तो उसमें कितना घर वालों को चाहिए कि उस सिचुएशन को रिस्पेक्ट करें, और कितना चाहिए कि वो कंसर्न हो कि भाई क्यों सुस्त हो रहा है, इसको काम करना चाहिए। इसमें जवाब ये दो अलग-अलग मौजूआत हैं। देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो वर्किंग पर्सन है, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, दैट इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट, क्योंकि आपका स्केड्यूल जो है वो रोजे को नहीं फॉलो कर रहा, आपका टाइम चल रहा है, फीमेल और मेल। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो मेल के ऊपर कि ये अभी बाहर से काम करके आया है, मैं तो अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूं, आप भी करें। मैं अपनी नुमाइंदगी कर रही हूं। एंड द अदर अदर दूसरी चीजें की जाती है ना, खवातीन एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। और दूसरी चीज है कि हमारे कल्चरल वैल्यूज भी यही होती हैं कि वी एक्सपेक्ट द मेल्स के भी दिल बी वर्किंग हार्डर देन फीमेल्स, बेशक नौकरी सेम हो, बेशक एक्टिविटी सेम हो, ये बस बात मैं इत्तेफाक करूंगी। लेकिन द फैक्ट इज जो पर्सन हुएवर्स कम फ्रॉम आउटसाइड द होम, जो काम करके घर वापस आए, जाहिर बात है दिल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फटीग, वो नॉर्मल है। बट ये वो फटीग होती है जो थोड़ी देर रेस्ट के बाद खत्म हो जाती है। सो द वरिंग थिंग वुड बी अगर आप रेस्ट करें और आप रिफ्रेश ना फील करें। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 to 40 मिनट की पावर नैप ली एंड यू फील वेक अप एंड यू फील ब्रांड न्यू, so that's a good sign, you're fine, you're healthy, so you're relaxed. in certain cases ये occasional होता है, यानी कि डेली नहीं होता कि मैं सो के उठ रहा हूँ तो मैं उतना थका हुआ फील कर रहा हूँ। ओकेजनली कभी अगर ऐसा हो तो क्या तब भी मुझे परेशान होना चाहिए? ओकेजनली कोई और रीजन भी हो सकती है XYZ? नहीं, सो ओकेजनली आई ऑलवेज आस्क माय पेशेंट्स कि आप पिछले 6 महीने पे जाएं, सो आई गो थ्रू देयर नॉर्मल रूटीन विद देम एंड देन आई आस्क देम अगर कोई चीज चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बहुत हेक्टिक स्केड्यूल बना है, यू हैड टू ट्रैवल अ लॉट, या कोई आपका जॉब चेंज हुई सडनली, जॉब रोल चेंज हुआ, तो देन आई विल टेल देम कि आप उससे अपने आप को हटाएं, बिकॉज वो सिचुएशन भी चेंज हो गई है। So environmental factors को हटा के आप अब नॉर्मल अगर आपके environmental factors रहेंगे तो how do you feel? That is important. So it will be over a period of time. We got 2 more callers. लोगों के बड़े कंसर्न है भाई सुस्ती के। पहले कॉलर खुद ही अपना नाम प्लीज बताइए और कहां से कॉल कर रहे हैं? शहरियार सवाबी से शहरियार भाई। शहरियार भाई प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हर वक्त थकन रहती है रोजे में, ये क्या मसला है? रोजे में रहती है, रोजे के बाद भी रहती है? शहरियार भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कि रोजे में हर वक्त थकन क्यों रहती है? ओके, ठीक है। नजीर से भी ले ले, नजीर से भी क्वेश्चन ले लेते हैं। नजीर भी हमारे साथ मौजूद है। नजीर, डॉक्टर मियां नजीर जी। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप भी थके हुए महसूस करते हैं? डॉक्टर कॉलिंग डॉक्टर साहब, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑडियो। We cannot hear Doctor. I think call drop हो गया। चलें डॉक्टर साहब दोबारा कर लें प्लीज, हम आपसे बात करेंगे। जी, थके रहते हैं। थकना इन रोजा इज एक्सपेक्टेड बिकॉज आपकी हाइड्रेशन लेवल इज रियली लो। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ब्रेन फंक्शनिंग, योर फिजिकल फंक्शनिंग, योर मसल फटीग, एवरीथिंग, हर चीज में उनका रोल होता है। एक और मसला ये भी होता है कि जब हम जिन औकात में हम खा सकते हैं, सो बिटवीन इफ्तारी एंड सहरी, लेट्स फेस इट कि हमें उन औकात के दौरान और भी बहुत से काम करने हैं, तो आपने तरावी पे भी जाना है, आपने बात भी करनी है। मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर आपसे पूछूं या कोई कंपोनेंट पूछूं अपनी खुराक में, अगर हम ऐड कर लें या पीने में ऐड कर लें, खास तौर पे 15वें रोजे के बाद, तो वो हेल्प करेगा हमें हमारी थकान कम होने में? कुछ ऐसा है कि इसको ऐड कर लें? जी, सो बिलीव इट और बनाना, सो इफ आई हैड टू पिक जस्ट वन फ्रूट आउट ऑफ एवरीथिंग दैट वी ईट, आई लाइक, जी, बिकॉज़ उसमें पोटेशियम भी आपका है, इट हैज योर फाइबर, इट हैज योर ग्लूकोज। फौरन बाद या 15-20 मिनट बाद आपको भूख जो लगना शुरू हो जाती है, और दिल जो नहीं करता, तो अदर थिंग इज दैट एज वेल
बल्कि जो खाना खा लेता है इफ्तार में, जब आप फ्राइड चीजें खा लेते हैं तो उसके बाद आपका हेल्दी चीजें खाने किसका नहीं करता नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्दी चीजों को इस तरह इनकॉर्पोरेट करें कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नॉर्म। अच्छा, इज इट नॉर्मल अगर हम थका थका महसूस कर रहे हैं रोजे के दौरान तो हमें परेशान होने की जरूरत नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए आपका स्लीप डिस्टर्ब है, एक्सपेक्टेड, यस, बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग कंटिन्यूअस स्लीप, वो तो नोबडी इज डूइंग दैट। यू आर आल्सो नॉट ईटिंग योर नॉर्मल फूड्स, you're not drinking, so there are 3 things that are significantly missing from your life. लेकिन ये कि activity level also depends on the person. So some days you'll be able to do more and some days you'll be able to do less. तो आप अपने आप को पुश उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, आप चूँकि खाने के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मशवरे देती हैं। आजकल जो फ्रूट चाट्स बन रही हैं, अब लोग उन्हें हेल्दी समझ के खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ही जो म्यूनीज और क्रीम्स वगैरह हम डाल रहे हैं यार, वो तो हेल्दी नहीं है। So basically a tiny pot, so 15 grams is like a tablespoon type. Tablespoon to 2 tablespoons of mayo has so many calories in it. मैं exact count तो नहीं मुझे ज़बानी याद, लेकिन it's like hundreds and hundreds of calories. सिर्फ मेयो नहीं है ना, वो फ्रेश और हम तो ऐसे बल्क में डालते हैं, क्रीम चीज भी डालते हैं। So you're having at least 3 to 4 tablespoons of this sugary, fatty, really unhealthy processed food. So it's not even all natural. So ये भी बात याद रखिए कि ये सारा packaged है। Affect करता है 100%। तो कुछ लोग जो इस बात पे बड़ा कहते हैं ना, फख्र से बताते हैं, मैं तो सिर्फ फ्रूट चाट थोड़ी सी खा लेता हूँ, वो भी उसमें वही कुछ खा रहे हैं जो आपके मैं तो सिर्फ फ्रूट ही खाता हूँ, डिस्टर्ब ही करेगा। खाली फ्रूट हमारे साथ नगीना मौजूद है, चाट बन जाती है अंदर जाके। नगीना से जान लेते हैं। नगीना क्या कहेंगी? जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मैं इतना काम करती थी, मैं कभी नहीं थकती थी, लेकिन अब मैं बहुत थक जाती हूँ। ऐसे मुझे इतनी थकन हो जाती है कि मैं जरा सा काम एज क्या होगी? ये आपको खुद नगीना आपकी एज क्या है डॉक्टर साहब पूछ रही हैं, और साथ ये भी कि क्या खुद आपको लगता है या आसपास के लोग भी कहते हैं कि नगीना बहुत थकी थकी रहती हो? सब लोग मुझे कहते थे कि आप इतना काम कैसे करती हैं, लेकिन अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मुझे। एंड हाउ ओल्ड आर यू? एज क्या आपकी? मेरी एज है 68। 68, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। 68 में भी अगर आप काम कर रही हैं, थक रही हैं, तो मेरे ख्याल से इतना तो बनता है। I was going to say the same thing. First of all, be kind to yourself. आपने 68 यानी कि तकरीबन 7 decades गुजारे हैं of life doing different things. And obviously आपका फिर घर भी होगा, obviously ख्याल रख रही होंगी, बच्चे वगैरह ये वो, तो प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ। कुछ एनर्जी लेवल्स एज के साथ गिरते ही गिरते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर आप इसके बारे में कॉन्शियस हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। तो आप अपने स्टेप्स अगर बढ़ा सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वॉक करें, वॉक तो यू कैन डू इट इन एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ ना। द बेस्ट पार्ट इज दैट इवन अ 70-year-old कैन गो फॉर 4,000 to 5,000 स्टेप्स। तो आप अपनी ये कोशिश करें कि आप रोजे के साथ भी 4,000 से 5,000 स्टेप्स कर लें। तो दैट इज अ रियली गुड वे टू कीप मैं ना वर्कआउट की तरफ ही आने लगी कि ये जो थका थका महसूस करना, ये सारे जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम वर्कआउट करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए एक्टिविटी ऑलवेज हेल्प्स। एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये कि वो आपके जॉइंट्स, आपके लिगामेंट्स, आपके मसल सबको स्ट्रेच करता है, तो आपकी सारा सर्कुलेशन को भी गेट्स इट गोइंग, और उससे बड़ा फायदा होता है। तो आपकी सर्कुलेशन हर जगह जा रही है, आप यू फील फ्रेश। अगर आप पहली दफा जिंदगी में रोजों में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इफ्तारी के पहले करें रादर देन ड्यूरिंग द डे टाइम। जी, इवनिंग में करें। सकलैन है हमारे साथ रावलपिंडी से। सकलैन, कैन यू हियर अस? सकलैन कहिए, सवाल कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं आप, प्लीज सवाल कीजिए। बोलिए सकलैन। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है, रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। ये थकन की डिस्कशन हो रही थी। थकन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप खुराक तो खाएं खाएं, लेकिन सुबह नमाज के बाद 15-20-30 मिनट कोई एक्सरसाइज कर लें, उसमें योगा 10 मिनट की कर लें, तो आपको थकन नहीं होगी किसी का। आप करते हैं सकलैन भाई? जी हाँ, मैं करता हूँ जी। ओके, और किस टाइम आप करते हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है? देखने वालों के लिए बता दें। करता हूँ 20 मिनट की, और 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ पार्क में जाकर। फ्रेश एयर में हमेशा होती है ये जो योगा जो है, ताज़ा ऑक्सीजन में होती है। वाह वाह, वेरी वेल डन सकलैन, बहुत ही बेहतर चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। आप मेरे भाई तो नहीं जो कुंभ के मेले में गुम गए थे, बिकॉज़ आई वर्क आउट, सो आई हैव ऑलवेज कंसिस्टेंटली वर्कड आउट इन रमजान फॉर द लास्ट 20-23 इयर्स। और ये लेकिन द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स नो डिफरेंट देन एनी अदर डे। मतलब हम अपने सर पे बहुत सवार कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं कि जी पहले टफ नहीं हो जाता। I find it, I can do it. It's not easy, but it's not easy normal days में भी. It's tough even then. I won't lie. और दूसरी बात है कि push yourself. जी, and sometimes I would just recommend कि आप 30 मिनट कर लें rather than an hour. I will still carry on for 45 to 55 minutes. लेकिन ये कि अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 25 to 30 minutes कर लें. I have felt that over the years that I have worked out in Ramzan, मेरा रोज़ा भी बेहतर गुजरा है, मेरा टाइम भी ज्यादा अच्छा गुजरा है, फ्रेश गुजरा है, माय क्लिनिक इज बेटर, आई एम मोर अलर्ट, आई एम मोर अवेक। आप अपने वो जो कीटोन्स हैं उनको आप एक्टिवेट कर देते हैं जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं विदाउट ईटिंग एनीथिंग। बट यू हैव टू देन क्रैश एट नाइट अर्ली एज वेल, सो यू कांट हैव अ लेट नाइटर। तो आप जैसे अपनी नमाजों के बाद आपको सोना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू गेट दैट 4 to 6 hours ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप। अगर आप क्योंकि आपने सेरी में तो उठना है, तो अगर आपकी 4 to 6 इफ यू वर्कड आउट यू हैव टू गेट स्लीप एज वेल। मतलब ये सिर्फ एक चीज के ऊपर आप नहीं रिलाई कर सकते, ये बहुत सारी चीजें हैं,
पूरा पैकेज है। ठीक, आज तो बहुत लोग फ्री हैं, हमें देख रहे हैं, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। इम्तियाज है हमारे साथ। इम्तियाज क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इम्तियाज साहब, जी मैं मैम से सवाल करना चाहता हूँ कि मैम थकन महसूस होती है और ज़्यादातर ना तकरीबन मैक्सिमम रोज़ाना के टाइम पे ये महसूस होता है कि हाथ हैं, पाँव हैं या चेहरा वगैरह है, तो उसमें से गर्म हवा निकल रही होती है, लेकिन बज़ाहिर वो हाथ बिल्कुल गर्म महसूस होते हैं। सर्दी है, गर्मी है, बिल्कुल गर्म महसूस होंगे। हीट अप कितनी सख्त दिसंबर गुजरा है, लेकिन वो उनसे हीट निकल रही होती है। कोई क्वेश्चन है आपका इनसे? नहीं, दैट्स फाइन। ठीक है, ओके इम्तियाज। अच्छा, राहत भी है हमारे साथ, उनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। राहत, आप क्या पूछेंगे? राहत भाई, आवाज आ रही है आपको? राहत इज नॉट देयर। ओ भाई जी, सो आई वुड लाइक टू से कि अगर जब आपकी बॉडी से हीट एलिमिनेट हो रही होती है तो आपकी बॉडी कूल डाउन करने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब ये कि आप उसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो। अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। आपकी बॉडी कूल डाउन करती ही इसी तरह है जब आपके सरफेस पे पसीना आए, ब्लड वेसल्स डायलेट करें, दिस इज हाउ योर बॉडी काम्स डाउन एंड कूल्स डाउन। अगर आपको ये फील हो रहा है कि अगर आपको बुखार है तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, फिर वो और चीजों की वो भी तो फीलिंग होती है ना, बैठे बैठे जैसे दिल घबराना या एक अचानक से एक फेस चलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी फील होना शुरू हो गई आपको। It can be anxiety. Anxiety can give you those kind of symptoms as well. And also palpitations. कुछ लोगों को जो कैफीन विड्रॉल हो रहा होता है या excessive amount of caffeine जो रात को पीते हैं, so there can be multiple things that can be affected. और ज्यादा गर्म चीजें, फॉर एग्जांपल पकोड़े वगैरह भी खा लें तो उसकी वजह से भी हो सकता है इफ्तार के कुछ वक्त के बाद। गर्म मुझे इतना नहीं फील होता, but it's mostly the carb overload. So all of these things are pure carbohydrates. तो आप जब pure carbs, आपके फ्रूट भी कार्ब्स ही है, so your fruit is carbohydrate, your fried foods is exactly, so everything is just different forms of carbohydrates. और फिर साथ में ऑयल, so उसका दूसरा जो दुश्मन है, तो all of these get together तो अच्छा हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा रहे, मैंने सुना था, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि थोड़ा सा ज्यादा हो तो वो अच्छा होता है आपके लिए। देखिए, आपका बॉडी टेम्परेचर शुड मिमिक हाउ यू आर। सो फॉर एग्जांपल एक्टिविटी के दौरान आपका टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज आपकी बॉडी उसको कूल डाउन करेगी। जब आप सेडेंटरी हैं, जब आप सो रहे हैं तो टेम्परेचर, हार्ट रेट, हर चीज स्लो डाउन हो जाती है। तो हमारी बॉडी मैंने इतना कोई कुदरत ने ऐसी अमेजिंग बनाई है कि उसमें देयर आर सो मेनी फ्लक्चुएशंस व्हिच कंट्रोल थिंग्स। सिमिलरली जैसे हमारे हार्मोन्स भी हैं, नेचुरली चल रहा होता है। अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन, क्योंकि हमने सहरी इफ्तारी को तो बहुत डिस्कस कर लिया, रूटीन को भी, सहरी को हमने कम डिस्कस किया। क्या सहरी में भी कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको लेकर हमारा दिन अच्छा हो जाए और डाइटरी हैबिट्स? इफ यू आर रियली गुड you can wake up in sehri and have a proper sehri, I would recommend आप उसके फौरन बाद सोए नहीं, आप 10 मिनट की वॉक कर लें। मैं यही पूछने लगी थी कि फौरन जो सो जाते हैं, is it fine or not? So what happens is कि you've stuffed yourself and then you've stuffed lots of water, क्योंकि आपको ये स्ट्रेस हो रहा है कि आपने सारा दिन कच्चे ग्लास पानी पीना है, तो फिर आप सारा कुछ उड़ेलने के बहुत अच्छी नींद आती है उसके बाद। लेकिन थोड़ा सा अगर आप 10 if it's possible, अगर आप 10 मिनट की चहलकदमी कर लें, that will go wonders for your rest of your day as well. अब उसमें ये इशू होता है कि हमने सोना भी तो होता है ना, तो एक आंख खोल के एक आंख बंद करके सहरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे ही होता है। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि सहरी करने के बाद भी थोड़ी सी वॉक कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज। बहुत जबरदस्त तरीके से डॉक्टर रूबिया उस्मान हमें एक्सप्लेन करती हैं हमारी डेली लाइफ रूटीन को लेकर, क्या गलतियां हम कर रहे हैं और कैसे बेहतर है। इनको देख के हमें और इंस्पिरेशन मिलती है, भाई ऐसा ऐसे कर लें तो सही। बड़ी वाइब्रेंट है इनकी अपीयरेंस, जब भी होती है ना बड़ी वाइब्रेंट होती है। और आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है ना उसने आज बड़ा खुश किया, आप लोग बड़े इंटरेस्टेड, बहुत थके थके रहते हैं, हमें तो आज पता लगा है। चलें जी, आई होप डॉक्टर रूबिया ने जो आपकी रहनुमाई की है वो आपके लिए फायदेमंद होगी। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी तकरीब, इवेंट या नए ट्रेंड का हिस्सा नहीं बन पाते या नहीं बनते तो एक बेचैनी सी होने लगती है, एक तलब की सी होती है, ऐसा That's what you call fear of missing out. हाँ, FOMO. Somehow, FOMO कहा जाता है। So ऐसे लगता है कि बाकी सब लोग आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे रह रहा हूँ। आजकल के इस डिजिटल दौर में जिसने बहुत सारी चीज़ें आसान की हमारे लिए, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को भी तो लेकर आया है वो। अब सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द कॉजेज, आई कॉल इट इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द कॉजेज, जो दूसरों की जिंदगियों में मेनली इंस्टाग्राम, मुझे लगता है कि यार वहाँ पे ना इट्स काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, हाँ, डिज़ाइन ऐसे उसको किया गया कि वहाँ पे वो जो सेंस ऑफ कंपैरिजन है विद द टाइम ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा अपने आप को मुवाज़नों में लेकर जाते हैं, किधर है, और फिर वो रील्स जो है ना वो और आपको इंस्पायर करती है। शॉर्टर टाइम के अंदर इतना कुछ दिखा दिया जाता है कि बंदा कहता है मुझे भी ऐसा होना है। लेकिन एक और टर्म जो है ना वो भी मैं पढ़ रही थी तो हमने सोचा उसको भी डिस्कस कर लेते, वो है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों से दूर रह के वो कहते हैं कि हम ज्यादा जोमो हम कह सकते हैं, अब आई डोंट नो ये टर्म ऑफिशियली इसको हमने बना दिया, चलिए जी हम इसके जो है ना क्या है इजाद किया हमने, मस्जिद जो है ना वो हम हैं, जोमो बन गई है। अच्छा, अब इसमें से इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? फोमो ज़्यादा बेहतर है जो लाइफस्टाइल या जिन लोगों को फील होता है, या फिर जोमो जो हमने अभी बना दिया वो ज़्यादा बेहतर है? ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात नुशाबा अंजुम, उनसे जानते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, अपनी भी करते हैं। सबसे पहले तो नुशाबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आयशा, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक।
फोमो आपको फील होता है बाय द वे, फियर ऑफ मिसिंग आउट? नहीं देखिए, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का इमरान और आयशा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जॉय ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इंसान ने हम सब में से ये एक्सपीरियंस ना किया हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, घर वाले जा रहे हैं कि बाहर, आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं और आप जाना चाहते हैं साथ। एग्जाम्पल दे देते हैं, किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो आपने नहीं देखी, सपोज आपका दिल नहीं कर रहा, आपका दिल कर रहा है कि यार मैं घर बैठूं, मैं किताब पढूं, मैं क्या करूंगा उनके साथ जाकर। ठीक है, ये है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। उनके साथ चले जाना, आपने ऑप्ट किया ना जाना। अच्छा, आपने कर लिया। देखिए, लेकिन अब आपने देखना है कि आपको क्या चाहिए। इसके नुकसान, हर एक चीज़ का बैलेंस होता है मेरे ख्याल में। ज़्यादातर अगर आप जॉय की बात करते हैं तो वो ये होता है कि आपका ब्रॉटअप कैसा हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ज़्यादातर जो मैं समझती हूँ, अगर फिर मैं अपनी ज़ात पर बात नहीं करूँगी, दैट इज़ जो मैं पसंद करती हूँ, दैट इज़ जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अपने साथ वक्त वो लोग गुजारते हैं जो खुद को जानते हैं। ठीक है, इट्स एन इनर फुलफिलमेंट, इनसाइड फुलफिलमेंट आप कह लें। वो है आउटसाइड एक्सेप्टेंस। आपने खोला सोशल मीडिया, आपने देखा ये सूट आया हुआ है मार्केट में, सब भाग रही है खवातीन, ये ब्रांड्स क्यों लॉन्च हुए हैं, भागे सब कि उन्होंने पहना, यार उसने जोड़ा ईद पे ये पहन लिया, मैंने नहीं पहना। सपोज ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूं। ये है कलेक्टिव अप्रोच हमारी सोसाइटी की, क्योंकि हम रह ही एक ऐसे जिसमें हमने ग्रुप को फॉलो करना है। एक ब्लैक शीप होता है, कोई मेरे जैसा होगा जिसको नहीं चाहिए, हम तो और उसको वो चाहिए, मगर मैं ये समझती हूँ इट्स अ बैलेंस। ऐसा नहीं हो सकता। हमने बैलेंस करना है, मगर ज्यादा वक्त आपको देखना है कि आपको पीस किधर आपको ये लीड किस जानिब करता है। लेट्स सपोज मिसिंग आउट के हवाले से पहले सबसे पहले उस फियर के ये किधर लेके जाएगा? एंजाइटी, ऑब्वियसली। आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आपको तो दूसरे को देखना है। अगर वो देखिए, बंदर क्या करता है, क्या कर रहा होता है, जो दूसरे कर रहे होते हैं वो कर रहा होता है। पहले तो समझे ना आप क्या है, बट एग्जैक्टली यू आर। मैं हमेशा कहती हूँ, वो फिर वही बात आ जाती है कि मैं शायद अपने बना रही, अपने आप को पहचाने कि आपको क्या चाहिए। अगर वो एक टाइम में है, सपोज हर एक एज की एक रिक्वायरमेंट है, कुछ उम्र में आकर ना 30, 35, 40 के बाद आप फोमो में नहीं रहते। मैं ये ना एज के ऊपर आप जोमो में ही आ जाते हैं, क्योंकि इतने साल में भी अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, इतने फेलियर्स होंगे, इतनी अचीवमेंट्स होंगी, एट टाइम्स नहीं पता होता। और जिंदगी के अंदर एट टाइम्स आपको जब पता चलता है तो या तो वो टीनेज इयर्स जो होते हैं, या फिर आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन इयर्स के अंदर मेरे ख्याल से ये ज्यादा होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट के। नहीं, ये आपके सबसे पहली जिस प्रेजेंट सिचुएशन में आप रह रहे होते हैं ना, बाजू का सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती है कि आप, हो सकता है कि वो ये भी देखना होता है कि जिसको आप समझ रहे हैं जॉय, वो जॉय है भी कि नहीं। क्या वो आइसोलेशन में तो नहीं जा रहे आप, क्या डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे। अच्छा, एक चीज एग्जिस्ट तो करती है, एक चीज तो प्रूवन है कि एग्जिस्ट तो करी है, फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब अगर जिस तबके की हम बात करें, जो मेजर एक हमारा पोर्शन है हमारी सोसाइटी का, लोअर मिडिल क्लास तबका, उसकी बच्चियां इन पर्टिकुलर, वो लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और वो लोग ज़्यादा इसका नुकसान भी उठाते हैं। एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, जो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच अगर मैं आपके सामने रखूं, कि वो लोग कंपैरिजन्स करते हैं, जब वो अचीव नहीं कर पाते वो उसके लिए फिर किसी अनएथिकल मीन की तरफ भी चले जाते हैं या मिस यूज़ भी हो जाते हैं समटाइम्स। तो फिर इसका मतलब है कि चीज़ एग्जिस्ट तो कर रही है, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। देखिए, एक बच्ची को अगर ये मैसेज मिल रहा है कि बेटा तुम वो नहीं कर सकती, आप जो बात करें बहुत सतही बात है ये। आप बात करें मटेरियल की, आप बात करें लस्ट की, आप बात करें फिजिकल जो चीज नजर आ रही है, इट्स एन एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट हैज नथिंग टू डू विद थिंग्स, इट हैज, but about experience, it's about fulfillment, is mindfulness has nothing to do with it. अगर suppose अब यही मैंने कहा, it's your choices, आपकी choices क्या हैं, और इस एज में आकर या शुरू में आपकी अपब्रिंगिंग या choices की क्राइटेरिया या डेफिनेशन आपको दी क्या गई है। अगर आपकी फुलफिलमेंट का क्राइटेरिया एक अच्छी गाड़ी है, एक लड़की है, या जो चीजें कम नहीं है आपके पास वो है, वो तो जब आपको मिल जाएंगी खत्म हो गई ना बात। फुलफिलमेंट कहाँ से आएगी?
फिर तो उससे आगे फियर नहीं, उससे नेक्स्ट फियर। ये बात मैं और आप तो कर रहे हैं ना, ये बात मैं और आप तो करें जब हम एक सर्टेन एज ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं। थिंक अबाउट दैट 16-17 साल की बच्ची, वो तो भाग जो एक मोहल्ले में रहती है। ऐसे कितने केसेस आपके सामने आते हैं? देखिए ये चीजें तो बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं इस कंपैरिजन में आके, लोग बीमार भी हो जाते हैं, लोग चैलेंज भी करते हैं। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का शिकार हैं, हम माने या ना माने, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना है। और इसका सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि जो चीज़ है कि जब आप किसी को परिंदा भी सोलो फ्लाइट देता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, तो उस बर्ड आई व्यू देता है बच्चे को। बात यह है कि हमने बच्चों के हाथों में ये सोशल मीडिया पकड़ा तो दिया। आपने भी इंस्टा का नाम लिया, सोशल मीडिया का नाम लिया। वो कहते हैं ना, नॉट ऑल योर फॉलोअर्स आर योर फैन। आपको समझना है, आपको पॉज करना है। ये पॉज करना इज वेरी जरूरी कि आपको पता चले कि आपको जॉय की तरफ जा रहे हैं या फेयर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये और दूसरी बात एक चीज में सिर्फ एज बाउंड नहीं है, ये एज बाउंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं, मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं 30s में 40s में, उसने ये वाला बैग ले लिया है, मुझे भी लेना है। देखिए ये ब्रांड आ रही है, मुझे ये लेना है। अपने मियाओं से इस मामले पे आर्गुमेंट हो रहा होता है। एक घर के अंदर दो भाइयों के दरमियान ये चल रहा होता है, दो भाभीियों के दरमियान चल रहा होता है। और यही बात है कि एक्सेप्टेंस नहीं है अपनी जात के अंदर। हमेशा मैं कहती हूँ कि दरिया कतरा दरिया में नहीं है, कतरे में दरिया है। ठीक है, तो जब आप अपने अंदर झांकते हैं, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, ये तभी होगा जब आपने अपने आप को टाइम दिया होगा और जाना होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपका ब्रॉटअप भी तो बड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ अब आपका ब्रॉटअप भी हो गया आयशा, सब कुछ हो गया जिंदगी में। एक बात याद रखें जो साइकोलॉजी भी कहती है, कुछ चीजें आपने अपनी जात को अगर खो दिया है, सपोज आप लोगों की एक्सेप्टेंस पे चल रहे हैं, हमने करना है ना, हमने फैमिली सिस्टम्स को भी लेके चलना है, लड़कियों की और करनी है हमें। आप करनी है। आप करते एक टाइम पर आ गए जिधर अब फियर ऑफ पिसिंग आउट आपका दिल कर सकता है कि जो चीजें आपने पिछली जिंदगी में नहीं की हैं वो आपको अचीव करनी है या आपको जाना। उसके अंदर ये चीज होती है कि एट टाइम्स मेरे ख्याल में इसको एक्सपीरियंस करना, इनोवेशन, इट्स नेवर टू लेट। अगर आपके सपोज आपने एक वेट पर पूरी जिंदगी गुजार दी है, आपने 4 बच्चे पैदा किए हैं, आप 80 किलो के हो गए हैं, अब आपकी उम्र हो गई है 50 साल 60 साल, आप समझते हैं यार अब क्या करना है वापस जाके, अब ट्रांसफॉर्म किसके लिए करना है। मैं समझती हूँ इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। अगर वो आपकी हेल्थ की तरफ है, इफ इट इज समथिंग पॉजिटिव, इट्स हाउ यू सी, यू परसीव एंड यू इंटरप्रेट। अगर वो चीज आपके लिए हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और हम सब का जो एक स्पेशली आफ्टर 35-40 में समझती हूँ हम सबको पैकिंग करनी है। पैकिंग करके, अब रमजान का महीना है, हम क्यों कर रहे हैं बातें यार, हमने एंड पे जाना है, वो हमारी डेस्टिनी है। कोई बंदा आपको डेस्टिनी डिफाइन नहीं कर सकता। अगर वो फियर है, ऐसा फियर है जो कि आपकी डेस्टिनी को खराब कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो गलत है। और जॉय, अगर वो जॉय आपको अकेले हैं, आप इसमें रिलीजन का नशाबा कितना रोल है, रिलीजन का क्या रोल है इसके अंदर? देखिए रिलीजन जो है ना, अगर हम अपनी बात करते हैं, इससे मॉडर्न है ही कुछ नहीं। मुझे एक बंदा बता दे, शो पे लाइव हम है, मुझे आप बता दें रिलीजन किधर है। आपको जॉय जो मिल रहा है, माइंडफुलनेस, तो रिलीजन इधर है, तवक्कुफ, रुको। और जो फियर है, फियर हमेशा वो होता है डर, हमने अपने मजहब की रूह को समझा ही नहीं है। और ये जो फियर है ना, ये एक्सेप्ट। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है जाहिद, उनसे जरा जानते हैं। जी जाहिद, क्या कहना है आपको, बताइए। जी मैंने ये इनसे पूछना था, आपके जो एक्सपर्ट हैं, कि अगर कोई फैमिली में बंदा तरक्की कर जाता है, बहुत पैसा कमा जाता है, वो बाकी लोगों को फैमिली के अंदर इग्नोर कर देता है, तो वो लोग जो डिप्राइव्ड फील करते हैं या लेफ्ट लोन फील करते हैं, वो जो डिप्रेशन और टेंशन में जाते हैं, उनके बारे में क्या इनकी राय है? ठीक है जाहिद, वो कह रहे हैं कि आपकी फैमिली के अंदर कोई भाई या कोई रिश्तेदार तरक्की कर गया, बड़ा पैसा कमा लिया, एंड देन इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाकी जो डिप्राइव रह गए हैं वो क्या करें? देखिए ये वाली बात है कि पहली बात, जिन्होंने पैसा कमा के जो अमीर हो गए हैं, सपोज अल्लाह ताला उनको नसीब करे। कहते हैं हसद जो है ना, पहली बात तो जिनको मिला है, अब ये दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, उन्होंने अपने, जिसको मिला है उसका काम है उसको तकसीम करें। हमेशा रिस्क टेस्ट है, पैसा टेस्ट है, औलाद टेस्ट है। अगर आपको मिला है तो उसको तकसीम करें, जब आपको पता हो कि अल्लाह से बिजनेस कर रहे हैं 10 गुना आएगा। अच्छा, अब जिन लोगों ने उनका देख रहे हैं और अपनी कोशिश नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में वो ऐसे ही है कि अल्लाह की तकसीम में
आपने उसको देकर आजमा रहा है, आपको ना देकर आजमा रहा है, आप उसके लिए कोशिश करें बजाय उनकी तरफ देखने के, अपना ख्याल करें। अगर वो नहीं करते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं करते तो आपका कोई राइट नहीं है कि और उनको कोई गुनाह भी नहीं है, और उनको कोई गुनाह नहीं है। हसद क्या, हसद या नजर क्या है, आप माशाल्लाह कहें अल्लाह ने उनको दिया, खुश हो, अल्लाह की तकसीम के ऊपर राजी हो जाएं, वो जैसे तकसीम कर रहा है जैसे वो खुश है। अदरवाइज तो ये मेरे ख्याल में आप अपनी बात करें। मुझे सबसे अजीब बात लगती है जब हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आपके पास जो है उसमें ग्रेटिट्यूड रखें और शुक्र करें, और ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा माफ कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुशाबा, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू नुशाबा। अंजुम हमारे साथ मौजूद थी। फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जॉय ऑफ मिसिंग आउट, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया और हमें बताया है कि बैलेंस लाइफ के अंदर होना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना, ब्रेक ले लें? ब्रेक नहीं लेनी, उससे पहले रमज़ान और हम एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक अच्छी खबर आपको देते हैं, और वो ये है कि मुल्क में गैस और तेल के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। वज़ीरिस्तान से गैस और तेल की दरियाफ्त से मुतल्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त भी लिखा गया और इस ख़त में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में स्पिन वाम वन कुएँ से दूसरी मरतबा तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। एक तरफ से जो खबरें आती हैं कि वसाइल कम होते जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ मज़ीद अल्लाह का फजल है, ऐसा हो बस इसको एक्सप्लोर करें और इस्तेमाल भी करें। जो यहाँ पे जो एक्सप्लोर हुई है गैस, इसकी मिकदार योमिया 20.48 MMSCFD है। जो टेक्निकली अगर इसको हम बयान करें तो माशी माहिरीन ये कहते हैं कि जो वज़ीरिस्तान का इलाका है इसमें तेल और गैस के मज़ीद ज़खायर दरियाफ्त होने की वजह से जो कभी इम्कानात हैं वो मौजूद हैं कि मुल्क मज़ीद डेफिनेटली बेहतर होगा और ये ज़खायर मज़ीद बढ़ भी सकते हैं अगर फर्दर इसको एक्सप्लोर किया जाए। हमारे साथ इस वक्त साबिक MD PPL मुइन रज़ा खान साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में वो इस को कैसे देखते हैं। खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ये कैसे देख रहे हैं आप इस एक्सप्लोरेशन को, ये जो नई दरियाफ्त हुई है कितना हेल्प कर सकती है हमें? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, ये गैस डिस्कवर हुई है वजीरिस्तान ब्लॉक में, जो कि पहले बन्नू वेस्ट कहलाता था। इसकी हिस्ट्री ये है कि 2005 में ये ब्लॉक पाकिस्तान पेट्रोलियम ने विन किया था, फिर बाद में टलो ऑयल आयरलैंड की जो थी उसने इसको ब्लॉक को फर्स्ट एप्लीकेंट होने की वजह से उसने बिड मैच करके विन कर लिया। फिर 2012 में वो यहाँ पाकिस्तान से जाने लगी तो उसने ये ब्लॉक हाशवानी की कंपनी ओरिएंट पेट्रोलियम को दे दिया, फिर उससे फिर ये हमारी पेट्रोलियम के पास वापस आया। ब्लॉक जो है ये हार्ड कोर ट्रैवल एरिया में है। इसमें एक डिस्कवरी पहले हो चुकी है शेवा के नाम से, और शेवा 1 और शेवा 2 2 वेल ड्रिल हुए थे एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर। उसमें से दोनों में मिला के कोई 100 मिलियन, आपने अभी 20 की बात की ना, उसमें से 100 मिलियन क्यूबिक फीट की गैस फ्लो की थी। और वो ये वेल भी स्पिन वार्म वेल है, ये उसी ब्लॉक के अंदर है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। ये बहुत ही हार्ड कोर ट्रैवल एरिया है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है। मीरान शाह आपने सुना होगा, नॉर्थ वजिस्तान का एरिया है, काफी मुश्किल एरिया है, ट्रैवल चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। अब तक इसमें 2 वेल से इस वाले वेल के अंदर 2 रिजर्वायर से गैस फ्लो हुई है, जिसकी वजह से इसको दूसरी डिस्कवरी कहा जा रहा है। एक ही वेल है स्पिन वार्म, इसमें पहले रिजर्वायर से 20 मिलियन और दूसरे रिजर्वायर से 20 मिलियन और अभी तीसरा का रिजर्वायर इसमें बाकी है जो कि दूसरे वेल्स के अंदर 50 मिलियन प्रोड्यूस कर चुका है। तो मुइन साहब, ये जो हम बता रहे हैं अभी 20.48 MMSCFD जो दरियाफ्त हुई है, ये वसाइल कितने अरसे तक के लिए ये काबिल इस्तेमाल होंगे या इस्तेमाल हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है इसके अंदर, तो फिर पता लगेगा इसकी मकदार कितनी है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 20 से पहले तकरीबन 3 हफ्ते पहले और 20 इसी वेल में से फ्लो हुआ था, तो 40 हो गया। इससे पहले 2 वेल्स जो इसी एरिया में शेवा 1 और शेवा 2 के नाम से ड्रिल हुए थे, उसमें 100 तो 140 तो यही हो गया, जो कि तकरीबन 5% 6% है पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन का, बल्कि 6 तकरीबन इतना ही। तो अब ये गैस का प्रेशर इतना है कि ये अंदाजा होता है कि तकरीबन को 15-20 साल तक इसको प्रोड्यूस करेगा। मेन चैलेंज जो है ना, वो गैस को पाइपलाइन के जरिए जो है मेन नेटवर्क पूरी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन तक लेकर आना है, और वो इतना बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये ट्राइबल एरिया के अंदर है। 2022 में पहली डिस्कवरी हुई थी, 3 साल 2.5 साल से ऊपर होने वाले हैं, 3 साल होने वाले हैं उसको। उस वक्त इरादा ये था कि तकरीबन 6-7 महीने के अंदर ये ले आएंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं हो सका। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
एक दफा अगर ये पाइपलाइन आ गई और मजीद वेल ड्रिल हुआ है तो तकरीबन ये पाकिस्तान का अच्छी खासी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस एरिया से। तो इस पे काम हो रहा है, ये पाइपलाइन तक लाने में, और ये जो टेस्टिंग हो रही है इस पे काम हो रहा है, लेकिन मैंने बताया ना कि ट्रैवल चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। इसके लिए अगर सूरत हाल सिक्योरिटी की खान साहब हमें नॉर्मल मिले तो हमारी बजट रिक्वायरमेंट क्या है इसको नेशनल ग्रिड का या नेशनल सिस्टम में शामिल करने के लिए? क्या बजट ब्रैकेट आपके माइंड में आता है? एक वेल के ऊपर तकरीबन कोई 20 से 25 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आती है। तो अब तक 3 वेल ड्रिल हुए हैं तो आप समझ लें कि 60-70 मिलियन। लेकिन जो गैस की पाइपलाइन लाने तक है, अगर सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है ओवरकम हो जाते हैं तो तकरीबन समझ लें कि 100 मिलियन डॉलर के करीब ये लगेंगे। खान साहब हम इसका फॉलो अप जारी रखेंगे इंशाल्लाह। एंड लेट्स होप फॉर पॉजिटिव। आपने जैसा कि कहा कि अच्छी डिस्कवरी है, पॉजिटिव है, बट ऑब्वियसली जो चैलेंजेस है वो भी अपनी जगह पे है। लेट्स सी कि कैसे गवर्नमेंट कोप अप करती है। यू आर राइट कि बड़ी टेक्निकली टाइट सिचुएशन कोशिश करेंगे कॉर्नरशिप सिक्योरिटी के लिहाज से खास तौर पे ताकि इसके ऊपर मजीद बात हो सके। बहुत शुक्रिया। फिल वक्त मान साहब साबिक MD PPL हमारे साथ मौजूद थे और एक अच्छी खबर हम तक जो पहुंची थी हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। अब वक्त का मुकाबला सख्त है। हमारे साथ एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट है, क्विकली हमने उनसे मुलाकात आपकी करवानी है। स्टूडियोज में रौनक लगा दी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के जरिए, अपने आर्ट वर्क के जरिए। हमारे साथ शबीर अहमद साहब मौजूद हैं। इनके काम के हवाले से आपको बताएं तो ये कैलीग्राफी करते हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और उनकी वहाँ पे भी और बहुत सारे ऐसे मेडल्स हैं जो एजाज़ात हैं इनके हिस्से में मेडल ले चुके हैं। बिल्कुल ऐसे यार। अच्छा ये सिखाते भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं वहाँ पर, तो उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं उनके काम के बारे में और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी लाइव उनसे ना कहें कि कैलीग्राफी करके भी हमें दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान ठीक जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख रहे हैं आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कैलीग्राफी करने के लिए। जी हरदम तैयार होते हैं। ये वैसे तो इससे इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है और हमारी तारीख का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। इससे पहले कि कुछ आर्ट वर्क हम आपका देखें भी, कुछ पढ़ा भी है, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बता दीजिए कैलीग्राफी और इस्लाम का क्या ताल्लुक है और तारीखी तौर पर इसकी क्या अहमियत है? देखें जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बेटों को हुक्म दिया कि आप मुख्तलिफ तरीके से लिखो। तो ये जो लिखने का अमल है, आप खुद इमेजिन करें कि ये कब से शुरू हुआ। और तख्लीक कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को तख्लीक फरमाया। तो ये इस्लाम के साथ तो इसका बहुत गहरा हमें तो अपनी वो प्राइमरी स्कूल याद आ गया आपके हाथ में। जी बिल्कुल, प्राइमरी में तख्ती लिखा करते थे। क्विकली अगर हमें इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और आप कुछ लिखने वाले भी हैं हमारे लिए। ये जी बिल्कुल लिखने वाला हूँ। ये आयतुल कुर्सी की कंपोजिशन बनाई गई है, इसमें थोड़ी सी नक्काशी भी की गई है और इसमें ज़ात अल्लाह जल्ला शानहू वो ऊपर लिखा गया है और इसको बड़ा कोशिश की है कि खूबसूरत तरीके से ख़त सुल्स में लिखा गया है। ख़त सुल्स। अच्छा, इसकी अक़साम कितनी है? ये सैकड़ों अक़साम है। इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं, सबसे मकबूल क्या है जो इस वक्त राइज हैं वो चंद एक ख़त हैं जिनमें ख़त सुल्स है, ख़त दीवानी है, ख़त कूफ़ी है और ख़त रक्का है। ठीक है, तो मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर आप क्या हमारे लिए यहाँ पे कर सकते हैं? वक्त की मैनेजमेंट भी हो जाए। अपने फेवरेट फॉन्ट में, बिकॉज़ वी आर जस्ट लेफ्ट विद फ्यू मिनट्स। आई विश के वक्त ज़्यादा होता। ओके, मैं अभी लिखता हूँ अर-रहीम जी। और इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट कितना वक्त लगेगा? ये आपके सामने इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर साथ साथ बताते भी जाएं। जी, ये जिस ख़त में मैं लिखने जा रहा हूँ ये ख़त सुल्स है और ख़त सुल्स जो है वो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा राइज है। मस्जिद नबवी में, अच्छा, खाना काबा में और दुनिया की मुख्तलिफ मसाजिद में, खानकाहों में और इस्लामिक बिल्डिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल हुआ है। और आप कब से कर रहे हैं खत्ताती शबीर साहब? मुझे कोई तकरीबन 40 इयर्स हो गए हैं इसमें। 30 इयर्स जी, 30 साल से। उससे पहले मैंने सीखना शुरू किया था, लेकिन मैं अगर काउंट करूं अपना एक्सपीरियंस तो 40 इयर्स की रहे। और आपको बताएं कि जो शबीर साहब हैं ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर भी अपने काम को एग्जिबिट कर चुके हैं और पाकिस्तान में तो कौमी सतह पे कौमी आर्टिस्ट हैं। इनका काम हमें मालूम ही है। और ये साथ साथ हमारा जो एक टॉप शॉट जो हमारा कैमरा है ना वो दिखा भी रहा है इस वक्त जो वाइट पेपर के ऊपर ये जो अर-रहीम हो। ये हाल ही में मुझे नॉर्वे की एक आर्ट की एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे
पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट नामजद किया है माशाल्लाह इस आर्ट का। अच्छा तो इसके लिए कलम और पेपर मखसूस किस्म का हमें चाहिए या कोई भी हो सकता है? नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन मखसूस भी होते हैं। जब आप कहीं बहुत अच्छे तरीके से कोई मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं या कोई रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है तो उसमें यकीनी बात है कि आप जो है ना वो मटेरियल को भी बहुत हमें पीसीआर से बताया जा रहा है कि हमारे पास 2 मिनट का वक्त है, तो क्या मुकम्मल कर पाएंगे? अच्छा जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर चलेगा। एग्जीबिशंस कर चुके हैं शबीर साहब अभी तक आप? जी, मैं कोई तकरीबन 40+ एग्जीबिशंस में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो मेरी अपनी सोलो भी अच्छा, है। ये काम भी जो है ना हम शबीर साहब आप सिखाते भी हैं, अगर कोई आपसे सीखना चाहे कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से? जी बिल्कुल, मेरा पैशन है और मैं सिखाता हूँ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के अलावा भी। अच्छा, PNCA के अलावा भी मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी मेरी क्लासेस होती रही हैं, तो उसके अलावा भी जहाँ कहीं। और अगर वैसे तो आर्ट है और आर्ट की कोई लिमिट नहीं होती सीखने के लिए, लेकिन कोई इतना मुकर्रर वक्त होता है कि इस वक्त के अंदर आप एक बेहतर खत्तात बन सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप कितना, आपको शौक़ कितना है, आप कितने पैशनेट हैं, कितना पैशनिस्ट हैं, तो उस हिसाब से आप फिर आप सीख पाते हैं। तो पैशन भी आपका यही है और प्रोफेशन भी आपका यही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई और ज़रिया मुआश नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे। और क्या लोगों को आर्ट की इतनी कदर मौजूद है, जो आपके आर्ट पीसेस हैं, नमूने हैं, वो उस कदर लोगों की तवज्जो हासिल कर पाते हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। सिर्फ ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे, जैसे ईरान और तुर्की के अंदर खत्तातीन के लिए बहुत। क्विक ब्रेक पे जाना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब तक जो मुकम्मल हो गया माशाल्लाह, बहुत ही क्विक, बहुत ही कम वक्त में कितना खूबसूरत अर्रहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पाक नाम शबीर साहब ने लिखा है। भाई क्विकली जो लोग खत्ताती सीख रहे हैं उनके लिए अगर इसको एक्सप्लेन कर दें, ये कौन सा, जिस तरह से आपने ख़त का भी बताया, और कुछ और टिप्स ऐसी जो आप देना चाहें जो उनको मदद करें लोगों को। ये ख़त सुल्स है और ख़त सुल्स पूरी दुनिया के जो इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं, मस्जिद नबवी और खाना काबा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसमें ख़त सुल्स का ज़्यादा रुझान है, इसी से ज़्यादा। और आगाज़ अगर खत्ताती सीखनी है तो इसी खत से किया जाएगा, बुनियादी कायदा यही है इसका? नहीं, ज़रूरी नहीं है, या फिर तख्ती से करना पड़ेगा? हमारे यहाँ जो सीनियर असातिज़ा हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद नफीस रकम शाह साहब, आप ख़त नस्ख पहले सिखाते थे। अच्छा। और कुरान पाक ख़त नस्ख के अंदर लिखा। और इन खुतूत का ताल्लुक रीजन से है, इलाकों से है या शख्सियात से? जी बेसिकली तो ये अरेबिक फ़ॉन्ट्स हैं और अरेबिक जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा लिखा गया है। मिस्र में, तुर्की में, तुर्की का नाम बार बार आता है। ईरान के अंदर बहुत काम हुआ है कैलीग्राफी के ऊपर, और कैलीग्राफर्स के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये जो ईरानियन हैं और पाकिस्तान में वो रिस्पेक्ट और वो चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं कैलीग्राफर्स? पाकिस्तान में हमें बहुत चैलेंजेस हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, तालीमी इदारों के अंदर इसको राइज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारी जो नेशन है, हमारी जो जनरेशन है आने वाली, वो उसके लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया। और इतने हमें इंस्टीट्यूशंस नज़र भी नहीं आते हैं जो नज़र नहीं आते। और दूसरा ये इतना बड़ा जरिया है आपकी जहनी सेहत को बेहतर बनाने का, आर्ट आप एक्सप्रेस करते हैं ना, एक्सप्रेशन, और अगर उसमें इस्लाम और स्पिरिचुअलिज्म आ जाए तो फिर उसका कलर और भी बढ़ जाता है। शबीर नहीं, इसके देखें, अगर तो आपने अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है अपनी जनरेशन के अंदर, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप ये कैलीग्राफी के ऊपर काम करें। ठीक है, क्योंकि ये कुरानिक टेक्निक है। ठीक, इसके बगैर पेशेंस भी सिखाती है ये? जी बिल्कुल, बहुत सिखाती है, क्योंकि आपका एक स्ट्रोक जो है वो बहुत ही कैलकुलेटेड ज़्यादा जो आप हमारी जो है, मतलब कह लें कि जिसको हम बेस्ट वे बर्दाश्त है, उसका सबसे बेहतरीन इलाज यही। और आखिर में एक सवाल, मेरा सवाल क्या है, बल आपके कुछ भी कहना चाहें जो लोग आपकी इन नमूनों को देखना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्या ज़रिया है जी, कैसे पहुंच सकते हैं आप तक? वो मेरा नाम लिखेंगे तो वो उस पर यूट्यूब पे भी आ जाएगा और मेरे मतलब सोशल मीडिया पे भी कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। आपसे रब्ता कर सकते हैं, PNCA में होते हैं सर। PNCA में वैसे भी जाइए, बड़ी अच्छी जगह है। तो आर्ट्स से हमारी लगावट बहुत ज़रूरी है। आर्ट्स की जानिब जाएंगे तो अस्पतालों को वीरान करेंगे और लड़ना झगड़ना बंद करेंगे। और आजकल के नौजवान जो ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं सुकून लेने के लिए या मुख्तलिफ अद्वियात लेते हैं हम सोने के लिए, तो आर्ट्स
आर्ट्स की तरफ आए, चाहे वो किसी भी कोई भी फॉर्म। और ये सिलसिला ना बचपन से शुरू होना बड़ा जरूरी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ लेकर आना चाहिए आर्ट्स की तरफ, और अगर आर्ट्स में कैलीग्राफी हो तो डेफिनेटली ये बहुत ही सवाब का काम है। पेरेंट्स खुद भी सीख रहे हैं, पेरेंट्स खुद भी सीखते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक है, आप जैसे लोग जब तक हैं बड़ा फायदा है, अल्लाह करे आप लंबी जिंदगी अल्लाह आपको दे और ऐसे आप सिखाते रहे, अमल जारी रहे। इसी नोट के ऊपर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग रमजान और हम। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरीज़, और इस सीरीज़ में आज हम जिक्र करने लगे हैं शहद का, क्योंकि शहद को एक ख़ास अहमियत हासिल है और शहद मिला पानी सेहत के लिए एक बेहतरीन कुदरती टॉनिक समझा जाता है। ये हम सब जानते हैं। ये न सिर्फ हाजमे को बेहतर बनाता है बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करता है, जल्द को निखारता है और कई बीमारियों में मुफीद भी साबित होता है। बिल्कुल, इस सारे मामले पर बात करने के लिए नन अदर देन आगा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आगा साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आगा साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमें तिब्बे नबवी के हवाले से बताइए कि जो शहद मिला पानी है इसकी अहमियत क्या है? शहद के हवाले से तो हमारे यहाँ जितने अहकामात नबविया या अहकाम रब हैं उनके बारे में सब लोगों ने इसको हाईलाइट किया, लेकिन अगर मैं तिब्बी एतबार से देखता हूँ तो शहद पानी दरअसल हमारी रुतूबतों को रकीक करने में, यानी उनको थिन करने में हमारे जिस्म की मदद करते हैं। मसलन अगर मैं शहद पानी पीऊँ, उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल लूँ जो बलगम को पतला करने वाली हो, तो जो बलगम जमा हुआ है वो बलगम पतला हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दूँ जो मेरे सफरा को, बाइल को पतला करने वाली हो, तो मुझे जिगर के अमराज से निजात मिल जाएगी। अगर मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड करने का मौका मिले जो मेरा खून पतला कर सके, तो फिर इसका मतलब ये कि मैंने खून पतला करके अपने जिस्म की तमाम रसूबात को कम कर लिया, अपने आप को दिल के मर्ज से महफूज कर लिया। पुराने ज़माने में शहद पानी का इस्तेमाल आम तौर पर उन मरीज़ों के लिए किया जाता था जो फालिज के मरीज़ होते थे। अच्छा। जिनको एक्यूट फालिज हुआ है या फेशियल पाल्सी हुई है, लकवा जिसे कहते हैं, अगर लकवा हुआ है तो वो फौरी तौर पर शहद पानी मिला करके गरम गरम पीना शुरू कर दे तो उसके जिस्म की रसूबात पतली हो जाती थी और जो क्लॉट्स छोटे मोटे होते थे वो निकल जाते थे। ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता भी है, लेकिन आगा साहब जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि तासीर भी बदल सकता है ये शहद और पानी को मिलाकर अगर आप पीते हैं तो। अच्छा, रोज़ाना हम पी सकते हैं अगर हम शहद को और पानी को मिलाकर पीना चाहें? इससे कोई मसला तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा बॉडी को? रमज़ानों में शहद पानी कैसे इस्तेमाल करें? अगर किसी शख्स को मतली की कैफियत है तो शहद पानी में वो लीमू का रस डालकर इस्तेमाल कर लें। अगर किसी शख्स को गैसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो वो लीमू पानी में अजवाइन का पानी डालकर के इस्तेमाल कर ले। अच्छा, अगर किसी शख्स को मैदे में दर्द और तेजाबियत हो रही है तो वो शहद पानी में अदरक का जूस 10 कतरे डालकर वो पी ले, तो उसकी तेजाबियत ठीक हो जाएगी। अगर किसी शख्स को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो 2 अंजीरों को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके शहद में ऐड करके शेक बना के फिर वो पी ले शहद पानी के अंदर। यानी हर सूरत में शहद पानी को किसी न किसी चीज। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं, अब ये मुख्तलिफ वैसे आपने तज़किरा कर दिया किन किन बीमारियों का, लेकिन फर्दर अगर मैं कहूँ आप एलेबरेट करें कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर अगर हम शहद में पानी में शहद मिला के पियेंगे तो वो हेल्प करेगा? बीमारियाँ अगर आप लिस्ट कर पाएँ। बुनियादी तौर पर शहद पानी का काम हमारी जिस्म की रतूबात को पतला करना है, और रतूबात किसी भी तरह गाढ़ी हो जाए, अगर रतूबात गाढ़ी हो तो फिर हमारे अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की कमी हो जाएगी। उन लोगों में जो लोग कैल्शियम ज़्यादा खाकर अपनी रगों में कैल्सिफिकेशन पैदा कर देते हैं, उनके लिए भी शहद पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और शायद इस हवाले से मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जो हमारे यहाँ आम तौर पर दर्दों के नाम पर, हड्डियों के नाम पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा कैल्शियम की गोलियां खाने लगी हैं, ये कोई बहुत अच्छा अमल नहीं है, ये बहुत ख़राब अमल है। इसकी वजह से हमारी करोनरी आर्टरीज़ के कैल्शियम में इजाफा हो जाता है, लिहाजा कार्डियक कैल्शियम अगर बढ़ जाए तो दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात होते हैं। आगा साहब, शुगर के मरीज़ जो है ना, उनके बारे में कहा जाता है, ये एक मिथ है या नहीं है, ये आप क्लियर कीजिएगा कि शहद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो, तो क्या नहीं डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं?
1 चम्मच शहद जो है वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ले सकते हैं। मेरी दरख्वास्त ये हो कि शहद पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि वो शहद पानी के साथ जो शहद इस्तेमाल करें वो बेरी का शहद हो, इससे कि बेरी के शहद में फ्रुक्टोज की मिकदार सबसे ज़्यादा है, वो शुगर के मरीज़ों को सबसे कम तंग करता है। और अगर इस तरह हम शहद पानी को शुगर के मरीजों के लिए अगर रिकमेंड करें तो भी कोई गलत बात नहीं है। शुगर के मरीज वैसे तो शहद पानी, आप इसका तरीका इस्तेमाल बता ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन यूज़ है कि निहार मुंह इसको पिए तो वजन वगैरह कम होता है काफ़ी, तो इसके क्या फ़ायदे अगर निहार मुंह पानी शहद मिला के पिया जाए तो? सुबह नहार मुंह शहद पानी अगर इस्तेमाल किया जाए और उसमें नींबू का रस डाल दिया जाए तो न सिर्फ ये कि हमारे मिदे के निज़ाम को ठीक करता है, हमारी तेज़ाबियत को ठीक करता है, हमारे जिगर के निज़ाम को ठीक करता है, बल्कि हमारे जिस्म में फैटी एसिड्स को कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। और वो ख़वातीन जो अपने जिस्म से फ़ैट को कम करना चाहती हैं, मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, वो ख़वातीन जो अपने जिस्म के फ़ैट को कम करना चाहती हैं, वज़न की बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ लोग वज़न कम करने के लिए ये बात कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जिस्म के फ़ैट को कम करने के लिए एक बेहतरीन दवा साबित हो सकती है। और भी बड़े मसले होते हैं, वैसे तो आपने जिक्र किया है आगा साहब, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये जो हाजमे के मसाइल है ना, कॉन्स्टिपेशन का आपने शुरू में जिक्र किया था, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है शहद मिला पानी। अगर कोई शख्स शहद पानी का इस्तेमाल मुसलसल ले अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड, तो अगर फर्ज करें कि वो तेज़ाबी के लिए इस्तेमाल करना है तो वो उसमें बहुत सारा पुदीना डालकर इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो गैसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो अदरक का जूस उसमें डाल सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत के साथ गैसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें अजवाइन को पका करके अजवाइन का पानी डाल सकता है। इवन किसी शख्स को अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो वो इलायची का शरबत इसमें ऐड कर सकता है। अगर किसी शख्स को गुर्दे के मसाइल हैं तो वो शहद पानी में बुजूरी का शरबत ऐड करके डाल सकता है। इसके कई इस्तेमाल हो सकते हैं और जिस्म के हर मर्ज के लिए इसके मुनासिब बदलने के साथ तो आपने तो इसके इतने फवायद बता दिए, यकीन मानिए हमने तो कभी सोचा नहीं था। हमें ये तो पता था फायदेमंद है, लेकिन इतना ज्यादा ही नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। आप जब भी आप डेली आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए नया जबरदस्त लेकर आते हैं। आगा साहब को भी दुआ में याद रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। इतने जबरदस्त जलन के मसले, हाजमे के मसले, वजन के मसले, हर चीज के मसले जो है ना, शहद मिला पानी, शहद में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी, शिफा रखी है। बिल्कुल ऐसी है। तो शहद का इस्तेमाल रमजानुल मुबारक में कैसे करना है ये आगा साहब से आपने जान लिया। आई होप आपको फायदा होगा। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। लाहौर, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब हो चुकी है, यानी कि रोज़ा इफ्तार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारी इस एफर्ट को वंस अगेन मैं कहूँगा कबूल मंजूर फरमाए। और मसरूफियात जो रमज़ान गुजर रहा है ना, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, बढ़ रही हैं लोगों की तैयारियाँ शुरू हो गई। हाँ, ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई है ना 15 के बाद। तो खैर बहुत ही अच्छा इस्लामिक लैंडमार्क्स का सिलसिला और मसाजिद को हम इसमें लेकर आते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी मसाजिद हैं, जैसा कि हम रोज़ाना ही आपको बताते हैं, अपनी खूबसूरती, मुनफरिद तर्ज़ तामीर की वजह से या तारीख़ की वजह से मशहूर है। लेकिन आज हम जिस मस्जिद का तज़किरा करने जा रहे हैं वो अपनी इंफरादियत में बेमिसाल है। और हम ये क्यों कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि मस्जिद बाबुल मुनव्वर जो है ना, ये ज़ेरे ज़मीन है, ज़मीन की गहराई में वाक़ है, इंडोनेशिया में वाक़ है। दुनिया की सबसे गहरी मस्जिद इसको कहा जाता है। ये मस्जिद एक हैरत अंगेज़ तामीराती शाहकार अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ज़मीन की गहराई में होने के बावजूद एक रूहानी रोशनी बिखेरती है। इसकी तामीर का मकसद न सिर्फ इबादत के लिए एक मुनफरिद मकाम फराहम करना था, बल्कि ये एक अलामत है कि अल्लाह का घर कहीं भी हो वहाँ सुकून और बरकत मिलती है। इसकी यूनिकनेस ये है कि ये गहरी है। यानी कि कल हम सबसे ऊंची मसाजिद की बात कर रहे थे, आज हम सबसे गहरी मसाजिद की बात कर रहे हैं। क्या बात है जी। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में खुसूसी रूहानी इज्तिमा का मरकज़ भी ये मस्जिद बन जाती है, जहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, इबादत करते हैं, कुरान करीम की तिलावत में मशगूल रहते हैं। लेकिन क्या वाकई जो एक ज़ेरे ज़मीन मस्जिद है वो मुसलमानों की रूहानी कैफियत पर कोई असर डाल सकती है? क्या डाल सकती है या कैसे डाल सकती है? इसकी तामीर के अंदर कोई तारीख़ी ऐसा पस मंज़र है? क्या ख्याल था जिसकी वजह से इसको तामीर किया गया? इस सब के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर खुर्रम इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इज़ अ स्कॉलर और डेली हमारे लिए रिसर्च इसके ऊपर हैं, सो आज भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। Glad to have you once again. Thank you very much for being with us. दोबारा दावत देने के लिए। ये एक दम से ऊंचाई से फिर आप गहराइयों में चले गए और ज़ेरे ज़मीन ही चले गए, ये कैसे? अच्छा, वो इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि एक अपोजिंग जो है, हमने इतनी लहासा की बुलंद मस्जिद देख ली, रियाद की बुलंद मस्जिद देख ली,
तो हमने सोचा कोई ऐसी मस्जिद भी देखें जो ज़ेर ज़मीन हो। तो ज़ेर ज़मीन मसाजिद की जब मैंने एक आर्काइव खोली तो पता चला दुनिया में कई ज़ेर ज़मीन मसाजिद है। अच्छा, तुर्की में है और उसमें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुछ कब्र मुबारक भी मौजूद हैं। अच्छा। इसके अलावा अल्जीरिया में है, जिस तरह आपने कहा तारीखी पस मंज़र, तो जब फ्रेंच उनके ऊपर हमलावर हो रहे थे और इस्लाम से दूर कर रहे थे और एक सख्ती थी, इस्तेहसाल था, तो उन्होंने ज़ेर ज़मीन मस्जिद बनाई थी अल्जीरिया में, छुपा के इबादत करने के लिए। और इसके अलावा काज़ाकिस्तान में है। और आज जो हम मस्जिद जिसका जिक्र आप लोग कर चुके हैं, इंडोनेशिया में इस मस्जिद के अलावा भी कई ज़ेर ज़मीन मसाजिद हैं। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमने फ्लोटिंग मसाजिद, जब तैरने वाली मसाजिद कवर की, तब भी इंडोनेशिया से ही। तो इंडोनेशिया दारुल खिलाफा है दुनिया में मसाजिद का। तो 8 लाख मसाजिद में से आज जो एक नई मस्जिद हमारे पास आ रही है, वो एक ऐसी मस्जिद है जो तकरीबन 1700 मीटर यानी 1 किलोमीटर और 700 मीटर ज़ेर ज़मीन है। अच्छा। तो आप वहाँ पर यूँ चल के भी नहीं जा सकते, आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और उमूमन लोग गाड़ियों में जाते हैं। एक और बात इस मौजू के साथ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है माइनिंग। जो इंडोनेशिया है वो दुनिया में निकल का माइनिंग कैपिटल भी कहलाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उनके पास होती है सोना चांदी वगैरह की। तो वहाँ लोग इतना ज़्यादा गहराई में जाते हैं और इतना ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पर माइनिंग का ट्रेंड कह सकते हैं हम इसको। माइनिंग का ट्रेंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तकरीबन उनका 11.9% GDP का माइनिंग से जुड़ा हुआ है, मादनियात से जुड़ा हुआ है। और तकरीबन 34 लाख के करीब लोग इसी पेशे से जुड़े हैं। अच्छा, एक तो यूनिकनेस है भी, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो माइनिंग के लिए जाते हैं, कान जितने भी हैं उनके लिए ये एग्जैक्टली उन्हीं के लिए बनाई। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है कि जैसे अल्जीरिया की मस्जिद तो है कि छुपकर इबादत की जाए, ये उन लोगों के लिए जो मेहनत मजदूरी रिज़्क़ हलाल के लिए उतर रहे हैं। अच्छा। और वो इतना डीप डाउन चले जाते हैं कि और वहाँ पर फिर कई दिन भी रहते हैं, कुछ जो है वो कई घंटे रहते हैं, तो उसमें उनकी इबादत में खलल ना आए। क्या इसके पास भी गिनीज सर्टिफिकेशन? इसके पास गिनीज सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया की अपनी बॉडी है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करती है। 2007 में इसके पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आया कि इंडोनेशिया की सबसे गहरी मस्जिद के तौर पर इसको प्रिजर्व किया गया। और दुनिया में भी इस वक्त सबसे गहरी मस्जिद जो प्रॉपर मस्जिद हो वो यही है। यहाँ पर वजू की भी जगह, इसकी दाखिली जगह पे। इसका ऊपर कोई गुंबद और मीनार नहीं है, मगर अंदर मेहराब और मिंबर जरूर मौजूद हैं। इसके अलावा मीनार कुछ ड्रॉ हुए हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में। इसके अलावा इसके अंदर ग्रीन कारपेट है, ग्रीन थीम रखी गई है, क्योंकि गहराई में बहुत ज्यादा ज़ेर ज़मीन अंधेरा होता है तो उस ग्रीन जो थीम है उसको रखा गया। लेकिन वेंटिलेशन एंड ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि फ्रेश हवा वहाँ पर आए और वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से हो? क्योंकि ये एक माइन है, ये एक माइन के अंदर मस्जिद बनाई गई है, तो वेंटिलेशन फ़कत मस्जिद के लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी मुकम्मल एहतमाम वहाँ पर हुआ है। और उसके साथ ये जो फैसिलिटी है वेंटिलेशन की, वो मस्जिद में भी फिर इस्तेमाल हो जाती है। इसकी हैरत अंगेज़ बात यह है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम मुल्क है और मुस्लिम ममालिक की बहुत खूबसूरत इक़दार होती हैं। हमने अपने उन लोगों का भी ख्याल रखना होता है जो दूसरे मज़ाहिब से जुड़े हुए हों। इंडोनेशिया में तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद लोग क्रिश्चियन भी हैं। इसी ज़ेर ज़मीन मस्जिद के साथ उतने ही रकबे पर उसी माइन के अंदर एक चर्च भी है। अच्छा, वाह, ये एक बड़ी अजब बात है और कितना अच्छा पैगाम है। अब ज़ेर ज़मीन भी अगर सिर्फ एहतमाम ज़रूरत के तहत है, लेकिन ज़रूरत के तहत भी ख्याल दूसरे मजहब का भी और उतनी ही बड़ा इबादतगाह जितनी आबादी। क्या मार्केट पूरी बना दी गई है जिस तरह से बाकी हमने कवर किए मसाजिद, हमने देखा कि इर्द गिर्द मार्केट बना दी गई? ये ज़ेर ज़मीन एक माइनिंग, आप समझिए। ये वैसे जो दोनों चर्च और मस्जिद है, ये एक ऑफिस की मस्जिद है, मैं यूं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की माइन है, ये उनके वर्कर्स के लिए एक मस्जिद तामीर की गई, एक चर्च तामीर किया गया यहाँ से। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात और समझ में आती है कि जब मैनेजमेंट साइंस शुरू हुई तो कहा गया था कि वर्क प्लेस पर अपना दीन, अपनी रूहानियत सब छोड़ कर आओ, काम करो। उसे हम कहते थे डिसएन्चैंटमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, कि कोई जादू सहर सब खत्म कर दिया जाए। तो ये बड़ी प्यारी बात है कि अब 21वीं सदी में हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इंसान बहुत बेचैन है, इंसान उदास नहीं है, ये अलमिया है, और इंसान खुश नहीं है, ये अजाब है। तो इंसान की इस खुशी और उदासी का एक ही खूबसूरत चीज़ होती है कि उसे मज़हब दे दिया जाए, जो उसे गिरिया का भी मौका देता है, उसे मुस्कुराने का भी मौका, उम्मीद दे दी जाए उसको एक उम्मीद। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। आप ये देखें कि जिन लोगों जो भी क्रिश्चियन मजहब से हैं, मुसलमान हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उन्होंने माइनिंग करनी है, वहाँ पर उन्हें कितनी होप चाहिए, कितनी रेजिलियंस चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आपने चैलेंजेस का जिक्र किया था और मसाजिद का, जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, ऊंचाई पे है, कि मेंटेन करना उनको कितना मुश्किल है। इवन हमने तो समंदर के अंदर भी जो मसाजिद है उनका तज़किरा किया था, इसकी मेंटेनेंस कितनी मुश्किल है? क्या ये ईजी टू मेंटेन है? इसके नीचे मसाइल नहीं होते इसको मेंटेन करने में? ये बहुत ईजी टू मेंटेन है, इसलिए कि इसके तो वो कोई गुंबद नहीं है जिसकी सफाई या मीनार की कोई सफाई दरकार
शिकार नहीं है। तो एक चपटी जगह है और उस पर मैट बिछा हुआ है, वजू की एक जगह है, तमाम जिन लोगों ने करना हो उसके लिए वो बनी हुई है। लेकिन नॉट अ टेक्निकल पर्सन, नीचे सेम वगैरह का इशू नहीं होता? नहीं, जमीन ऐसा कोई, क्योंकि ये माइन जो है ये गोल्ड और सिल्वर माइन के साथ बनाई गई है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी देखा गया होता है। और ऐसे ही हम अगर हम एडअप करें तो जो बाकी कुछ मसाजिद हैं वहाँ पर ये चैलेंजेस हैं। जो अल्जीरिया की मस्जिद शायद हम शामिल करें, तुर्की में एक मस्जिद है जो ज़ेर ज़मीन है, काज़ाकिस्तान में एक मस्जिद है, पूरा शहर ही ज़ेर ज़मीन है, ज़ेर ज़मीन है। और अगर अगली आप मज़े की बात सुने कि इवन एक बहुत ही छोटी मस्जिद जो दुनिया में सबसे छोटी ज़ेर ज़मीन मस्जिद चुनी जाए वो भी इंडोनेशिया में। अच्छा, तो तमान सारी एक इनका एक फोर्ट है और उसकी बुनियादी वजह आई बिलीव ये माइनिंग ही है। उस नहीं, वो एक फोर्ट है। अच्छा, वो एक किला है और उस किले के अंदर एक छोटे से राहदारियों से जाना पड़ता है। वो पानी के रस्तों से होते आप वहाँ पहुँचते हैं और उस पानी के कनाल से जाते हुए आपको वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद मिलती है। उनको मेंटेन करना मुश्किल है। मेंटेन करना मुश्किल क्या है कि अब तो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही हैं, वो मस्जिद बहुत ज़्यादा शहीद हो भी चुकी हैं और वो एक मॉन्यूमेंट की तरह देखी जाती हैं। वो भी मेरा बहुत शौक है। अच्छा, ये जो मस्जिद है ये वही, वैसे तो आपने कहा कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ वर्किंग स्पेस, लेकिन क्या यहाँ पे भी प्रॉपर 5 वक्त अजान होती है? यहाँ पे प्रॉपर सारे प्रोटोकॉल्स पूरे करिए। बिल्कुल, जो हमने कल शामिल किया था कि किसी भी जगह को जायनमाज से मस्जिद बनाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। उसमें यह कि अजान हो रही हो, लोग 5 वक्त नमाज पढ़ें, वजू की जगह हो, वहाँ पर रोशनी हो और वो ओकेजनल मॉस्क ना हो। मतलब कि जैसे ईद गाह होती है तो वो मस्जिद नहीं होती, जनाजा गाह होती है, वो मस्जिद टूरिस्ट के लिए ओपन है। ये टूरिस्ट जा सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन यहाँ जाना बहुत मुश्किल काम है। फिर आपको सांस की बीमारी ना हो, आप माइनिंग फिट हो, आपने वो सारी अपनी सेफ्टी पहनी हो। चैलेंजेस हैं, आम इंसान चैलेंजेस हैं। अगर आपने पाकिस्तान में जो खेड़ा में नमक की कान अंदर जाने का मौका मिले बगैर ट्रेन के, तो देखते हैं बहुत थोड़ा सा फासला है, लेकिन आप चलते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, आपको सांस बहुत चढ़ता है। सोचिए आप तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं और आप वॉक करके जा रहे हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग जिनको अंधेरे से डर लगता है, बंद जगहों से डर लगता है, वो ये कर ही नहीं सकते। आई विल नॉट बी एबल टू सी इट। ओके, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। दूसरा ये कि इसमें क्योंकि जगह तो अच्छी खासी हमें पिक्चर्स में लग भी रहा है, तो कितनी स्पेस है? कितने? इसमें 100 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। 100 लोग एक वक्त में? इसमें 100 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और भाई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने इतनी इंपॉर्टेंट मस्जिद हमारे साथ शेयर की, इतने अच्छे फैक्ट्स बताए। अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, इंडोनेशिया आपने कभी जाना है तो मस्ट विजिट दिस मॉस्क और वहाँ पे फिर हमें भी याद कीजिएगा कि हमने आपको बताया। आई रियली विश कि खुरम जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी मस्जिद निकाल के लाए जिसको हम डिस्कस करें। खुरम अगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी निकाल के ले आए ना जिसमें मस्जिद भी हो, साथ एक चर्च भी हो और सारे हंसी खुशी इबादत कर रहे हो, तो मैं उस पर भी बड़ा खुश हो जाऊंगा। चले जी, क्या मांगी मौजूद है हमारे। हम दुआ करते हैं। बारा जी, हम आगे बढ़ जाते हैं और हम आपको कराची लेके चलते हैं। कराची में आपको पता है रेहान भाई हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर इफ्तार किस तरह से हो रहा है। कभी वो रूफ टॉप रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, कभी वो रोड साइड इफ्तार के अंदर मौजूद होते हैं और ऐसे ऐसे जेम्स निकाल कर ला रहे हैं ना कराची से। तो ट्राई करेंगे ना, इफ्तारियां तो रेहान भाई की हैं जी, हम तो बस क्रूज पर मौजूद है आज। क्या बात है, क्रूज पर किस तरह से इफ्तार हो रहा है, रेहान भाई की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जिस जगह पर, वो है केमाड़ी। जी हाँ, केमाड़ी पे ये वो जगह है जहाँ से डिनर क्रूज चलता है। ये यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं अपने साथ और लोग जो है क्रूज के ऊपर जाके इफ्तार करते हैं, समंदर का मजा भी लेते हैं, समंदर की हवा का मजा भी लेते हैं। समंदर की लहरों पर तैरते इस क्रूज शिप के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट है तो गलत नहीं होगा। क्रूज पर आने वाले हर फर्द से 5,000 रुपए वसूल किए जाते हैं, जिसमें सफर और खाने दोनों के अखराजात शामिल होते हैं। क्रूज पर सफर के दौरान लोग तस्वीरें बनवाते हैं और समंदर की ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हैं। इफ्तार ऑन बोट, कैसा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या मकसद है और फीडबैक क्या है? देखिए, हम 2017 से ऑपरेट कर रहे हैं एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जो यहाँ पे लेजर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सी में प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें प्लेजर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, फैमिली, बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन, एवरीथिंग, शादियाँ भी हम यहाँ पे करा रहे होते हैं। मुझे बताइए, घर में बैठ के भी तो इफ्तार कर सकते थे आप, फिर आपने क्यों सोचा घर से निकल के समंदर में आके इफ्तार करने का? घर में तो डेली इफ्तार करते हैं ना, डेली वही होता है, डेली सब बनाते हैं, तो आज थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर आ गए, थोड़ा सुकून भी होना चाहिए ना। सबसे अच्छी बात आपको इस ट्रिप की अब तक क्या लगी?
अभी जो इस वक्त सीन जा रहा है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है, क्योंकि एक तो सनसेट वाला सीन चल रहा है इस वक्त और हल्का हल्का सा हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है बहुत। समंदर के सीने पर इफ्तार का एक्सपीरियंस कभी न भूलने वाली यादें पीछे छोड़ जाता है। शहरों की भागती दौड़ती जिंदगी से निकलकर हमें अपने लिए जरूर टाइम निकालना चाहिए और जरूर कम से कम रमजान में ही सही इफ्तार घरों से बाहर सेलिब्रेट करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि सुकून और इत्मीनान के असल माने क्या होते हैं। तो क्रूज पे हैंग आउट वगैरह तो बहुत किया होगा, मॉडर्न शहरों में तो पार्टीज वगैरह भी होती है, लेकिन दिस इज द बेस्ट पार्टी यू कैन हैव ऑन अ क्रूज। इफ्तार कम अमाउंट है यार, 5,000 रुपए में आप क्रूज भी कर रहे हैं और 5,000 में आपको वहाँ पे खाना भी मिल रहा है। पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम होती है अगर कराची में। और रेहान भाई क्या निकाल के लेके आए हैं जी, जबरदस्त। इसके बाद मुझे लगता है कि क्रूज पे रश पड़ने वाला है, एडवांस बुकिंग का डेफिनेटली। और जितना आपने बता दिया ना कि क्या क्या वहाँ पर मौजूद होता है, वैसे देखा खाना भी दिखाया, मेन्यू भी है वहाँ पे। सबसे बेस्ट वो एटमॉस्फेयर है ना समंदर के अंदर, लेकिन हाँ टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा, शायद अजान की आवाज़ ना है, अल्लाह रहम करे। लेकिन उसके साथ आपको फ़ोन से पता चल जाएगा ना कि अगर आपका इफ्तार का हो जाएगा या। अच्छा जी, अब हमने नात की तरफ जाना, नात शरीफ की तरफ जाना है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। हम मुसलसल सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आप ज़रा नातें हमें भेजें, हमें चाहिए और भी नात खां अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अच्छी आवाज़ों वाले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर मोबाइल फ़ोन पे अगर आप नात पढ़ते हैं तो 2 मिनट की एक वीडियो बनाइए, 1.5 मिनट की, और वो हमें भेज दीजिए, हम उसे चलाएंगे। आज हमारे साथ हारिस कादरी साहब है, रावलपिंडी से, खूबसूरत पढ़ते हैं, खूबसूरत आवाज़ में, उन्होंने अपनी नात हमें भेजी है, आपको सुनाते हैं। मेरे दिल में भी समा जाना और जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, इश्क कभी मुझे को नींद ऐसी सुला जाना, इश्क कभी मुझे को नींद ऐसी सुला जाना। जी, हारिस कादरी रावलपिंडी से खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना उन्होंने ये बना के भेजी है हमें। और जो क्वालिटी की बात करते हैं ना हम, वो क्वालिटी भी हमें नजर आ रही है। क्वालिटी का ख्याल रखें, बड़ा प्रोफेशनली हारिस भाई आपने इसी तरीके से ये क्वालिटी जो है ना आपने भी बरकरार रखनी है। अगर आप हमें अपनी नात की वीडियो भेजना चाहते हैं, आप हमें भेजिए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अब किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, आप जरूर भेजिए। ब्रेक अब ले लें, ब्रेक ले लेते हैं, ले ही लें ब्रेक जरूरी है। ब्रेक ले और वापस आते हैं। कराची में वैसे अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, अगर हो जाता है ब्रेक के दौरान इफ्तार कीजिए और फिर वापस। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और उमूमी तौर में हम इस हिस्से में आपकी मुलाकात या आपका जो तस्करा है या तारुफ है वो मौलाना इमरान बशीर साहब के साथ किसी मौजू के साथ कराते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा एंटरटेनिंग, मज़े का, मैं तो कहूँगा, क्योंकि लाहौर के बारे में ना तो फिर लुत्फ तो आ ही जाता है उसमें। एक अंदरून के बारे में एक पैकेज मौजूद है, एक पैकेज मौजूद है, वो देखिए फिर वापस आते हैं। माजी की तमीरात और पुराने गली मोहल्ले शहर लाहौर का असल तारीखी विरसा हैं। इनमें से एक दिल्ली गेट भी है, जहां मरूफ गली सुरजन सिंह हो, सबील वाली गली हो या कदीम मस्जिद वजीर खान का खूबसूरत नजारा सभी सयाहों को यहां खींच लाता है। दिल्ली दरवाजे के अंदर वाक़े गलियों और बाजारों के दोनों अतराफ रखे फूल पौधों के गमले और पुराने झरोकों में मुअल्लिक गुलदस्तों के साथ जगमग करती लाइट्स इस तारीखी इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। शाम ढलते ही तारीख की राजदां इन गलियों में रौनकें लग जाती हैं। साफ सुथरी गलियां, मुगलिया दौर के मकानात सियाहों को कुछ पल ठहरने पर मजबूर कर देते हैं। I'm genuinely shocked कि ऐसी जगह मतलब पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। उन्होंने वेरी ब्यूटीफुली रेनोवेट किया, स्पेशली ये पार्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से गुजरने तो बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने वॉल सिटी वालों ने बड़ा अच्छा इसको डेकोरेट किया हुआ है, फूल वगैरह लगाए हैं बड़े खूबसूरत। इन गलियों का नजारा करने के लिए आए लोगों के बैठने के लिए जा बजा इंतजाम भी किया गया है, जबकि मुख्तलिफ परफॉर्मर्स अपने फन के जरिए शहरियों को तफरीह का सामान भी मुहैया करते हैं।
यहाँ पे लोग आके अपने कल्चर को रिवाइव करते हैं। पुरानी चीज़ें जैसे नैरो स्ट्रीट है, छोटी तंग गलियाँ, यहाँ पे एक कल्चर था कभी इस दौर का, तो उस चीज़ को देखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, हमारे म्यूजिक को भी इंजॉय करते हैं। वर्ल्ड सिटीज अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि मरहलावार अंदरून लाहौर के दूसरे इलाकों में भी यूं ही तज़ीनो आराइश की जाएगी। दिल्ली दरवाजे की शाही गुजरगाह पर हर घर हर दरीचा यूं फूलों से मुज़य्यन है कि सर्द मौसम में भी बहारों की खुशबू का पता दे रहे हैं। कैमरामैन इकबाल सिंधु के साथ उमर सदीक, हम न्यूज़, लाहौर। जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, तमाम लाहौर में रहने वाले वो तो जानते ही हैं, उन्होंने विजिट भी किया होगा यहाँ के खाने, यहाँ की शॉपिंग की। और आपको पता है ना, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने यहाँ की एक गली सूरजन सिंह है, उसके बारे में एक बात कही थी कि वो इतनी तंग है कि अगर दो मर्द ख़वातीन वहाँ से गुजरे तो बस निकाह की गुंजाइश बाकी रहती है। खैर, हमने सोचा कि ये खूबसूरत सी जगह जो है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं फ़िलहाल। लेकिन अब हम चलते हैं मौलाना इमरान बशीर साहब की तरफ, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपनी इबादत जो है रमज़ान के दौरान उनको मज़ीद मुअस्सर कर सकते हैं, अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इस्तिग़फ़ार बेसिकली क्योंकि अशरा मग़फ़िरत चल रहा है तो कैसे अल्लाह ताला की माफ़ी जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक नेकियों, बरकतों और रहमतों वाला महीना है, जिसमें अगर आप इबादत करते हैं तो उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। कैसे हम अपनी इबादत को मज़ीद मुअस्सर करें, तो हम चलते हैं। बिल्कुल, इस पर हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब एज़ यूजुअल मौजूद हैं। उन्हीं से ज़रा बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। मौलाना, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, सबसे पहले रूहानी फ़वाइद का चूँकि हम तस्करा कर रहे हैं और रूहानी फ़वाइद से ही मुतल्लिक़ है रमज़ानुल मुबारक, क्या रमज़ानुल मुबारक में जो नेकियों का सवाब है ये ज़्यादा हो जाता है, ये बढ़ जाता है? और अगर हम कहते हैं जैसा कि इरशादात के अंदर है कि 70 गुना बढ़ जाता है, तो कितनी हकीकत है और कैसे ये अमल होता है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के अंदर हर चीज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह यह है कि जैसे सेल लग जाती है ना, जिसमें रब की रहमतों की, बरकतों की ऐसी सेल लगती है कि कायनात में ऐसी कोई सेल लगा नहीं सकता। अरे वाह, वो रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन के ज़रिए हमारी रहनुमाई फरमाई। रमज़ान से कुछ दिन कबल आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें बड़ी तफसील के साथ इन सारी चीज़ों का तज़किरा फरमाया। या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुम मुबारकुन, ऐ लोगों, तुम्हारे पास बड़ी अज़मतों वाला महीना आ रहा है। अव्वलुहु रहमा, इसका अव्वल अशरा रहमा, रहमत का, व औसतुहु मग़फ़िरा, दरमियानी अशरा मग़फ़िरत का, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी अशरा जहन्नम से छुटकारे का। मन तक़र्रबा फ़ीही बिख़स्लतिन, जो इसमें कोई नेकी का काम करता है, काना कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ी मा सिवा, वो नफली चीज़ का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर। मन अद्दा फ़रीज़तन, और जो इसमें कोई फ़र्ज़ अदा करता है, काना कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ी मा सिवा, वो ऐसे है जैसे रमज़ान के अलावा 70 फ़र्ज़ों को उसने अदा किया हो। वाह वाह वाह, 70 फ़र्ज़ों को अदा किया हो। काना कमन अद्दा सबईन फ़रीज़तन फ़ी मा सिवा, कि रमज़ान में आदमी 2 फ़र्ज़ पढ़ता है तो वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर, 2 नफल पढ़ता है तो 70 नफलों के बराबर। हालांकि सारी ज़िंदगी इंसान नफल पढ़ता रहे तो 2 फ़र्ज़ों के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इस माह मुबारक के सदक़े से अल्लाह ताला क्या मामला करते हैं, इसको 70 मौलाना खूबसूरत अंदाज़े बयां, और जिस तरीके से आप बयान करते हैं ना, दिल अश अश कर उठता है। मैं मिसवाक के बारे में ज़रा जानना चाह रही थी कि रोज़े की हालत में मिसवाक किया जा सकता है या नहीं, रोज़ा टूटता तो नहीं है इससे, और इसके साथ साथ थोड़े से ज़रा फ़वाइद भी बता दें मिसवाक के। हर अमल को मिसवाक के साथ करें, वो इसको भी 70 गुना आगे ज़्यादा कर देगी चीज़, क्योंकि हदीस पाक में आता है रकातान बिसिवाकिन अफज़लु मिन 70 रकातन बिगैरि सिवाक, जो अमल मिसवाक के साथ, मसलन 2 रकत नफल पढ़ रहे हैं मिसवाक के साथ, तो वो 70 नफलों का सवाब, और जो बगैर मिसवाक के वो 2 नफलों का सवाब। तो रमज़ान में हर चीज़ 70 होगी, फिर 70 को 70 के साथ ज़रब कर दें तो किधर काम चला जाएगा। तो ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी मिसवाक का ज़रूर एहतमाम करें, और आमतौर पर ज़हन में आता है कि ताज़ा मिसवाक लेंगे, इसका कोई जायका, कोई चीज़ ऐसी आएगी, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात हम पहले भी बारहा पूछ चुके हैं, लेकिन वो एक तजदीद का सा अमल है ना, कौन से ऐसे अमाल हैं सबसे ज़्यादा जिन पर रमज़ानुल मुबारक में ज़ोर देने की तलक़ीन? ख़ास तौर पे 2 चीज़ें जो मखसूस अमाल हमने करने हैं, एक तो कुरान पाक की तिलावत,
और दूसरे नंबर पे दुरूद पाक। हदीस पाक में आता है कि जिसको तिलावत करने की वजह से दुआ मांगने का भी मौका ना मिले तो अल्लाह ताला उसको तमाम मांगने वालों से बेहतर अता फरमाते हैं। ऐसे ही एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं दुआ का एक हिस्सा दुरूद पाक और 2 हिस्से दुआ मांग लिया करूं। आपने फरमाया बहुत अच्छे, और अगर और बढ़ा लो तो और बेहतर है। करते करते उन्होंने 2/3 दुरूद पाक, 1/3 दुआ, फिर करते करते उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर मैं पूरी दुआ में सिर्फ दुरूद ही पढ़ लिया करूं तो ये कैसा रहेगा। आपने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें तमाम दुआएं मांगने वालों से बेहतर और अफजल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना आप दुरूद शरीफ की अहमियत बता रहे हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा और बताएं कि इसको कसरत से अगर आप पढ़ते हैं तो क्या अहमियत है, कितना सवाब मिलता है और इनामात क्या मिल सकते हैं, स्पेशली रमज़ान के महीने में। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया और हम हज पे गए हुए थे, हज के सफ़र में इंतकाल हो गया। तो देखते देखते मैं क्या देखता हूँ कि वालिद साहब का चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। तो मैंने ऊपर कपड़ा दे दिया और जैसे बंदा रो रहा होता कि मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए और ये क्या कैफियत हो रही है। तो ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ, मेरी आंख लग गई, रोते रोते जैसे बंदा ने ऊँग सी आ जाती है। तो उस कैफियत में मैंने ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक शख्स आते हैं, बड़ा रूहानी और नूरानी चेहरा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा चेहरा नहीं कभी देखा। उन्होंने आके इनके वालिद मोहतरम के चेहरे पे हाथ फेरा। जो ही हाथ फेरा तो वो चेहरे का रंग बिल्कुल पहले से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हो गया। जब वो जाने लगे तो मैंने उनको कदमों को यूँ पकड़ा, मैं चूँकि ऐसे नीचे बैठा हुआ था लेटने की कैफियत में, तो यूँ मैं उनके कदमों को पकड़ा और पकड़ के अर्ज़ किया कि हज़रत अपना तारुफ फरमा दें और ये क्या माजरा है। तो आपने फरमाया आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा महबूब, तुम्हारा प्यारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम्हारे वालिद मोहतरम मेरे ऊपर बड़ी कसरत से दुरूद सलाम की तस्बीह पढ़ा करते थे। तो मेरे ऊपर दुरूद सलाम पढ़ने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं ज़रूर उसकी मदद के लिए ख़ास तौर पे आता हूँ। वैसे तो रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सब के लिए हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो दुरूद पाक कसरत से पढ़ता। तो आज इसने मुझे पुकारा, इसको ज़रूरत थी, तो मैंने आके इसके चेहरे पे हाथ लगाया और जो ही वो ख्वाब से बेदार होते हैं तो कहते हैं अल्लाह की कसम कि जो ही मैंने अपने वालिद के चेहरे से कपड़ा उठाया तो मेरे वालिद का चेहरा पहले से भी कहीं गुना खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद थे। तमाम देखने वाले इस्तग़फ़ार कसरत से कीजिए और दुरूद शरीफ जो है वो कसरत से पढ़िए। ये महीना अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया है, हम बड़े खुशकिस्मत है। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।